इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर इसको हमने दो कैटेगरीज में बांटा था। एक को जिसको हम कहते हैं प्लांट टिश्यू, एक होता है एनिमल टिश्यूज, ठीक है। प्लांट टिश्यूज होते बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो उसमें भी हमने क्या बांटे थे, दो बांटे थे। मध्य प्रदेश बांटा था, एमपी। एम का मतलब क्या होता था, मैरिस्मेटिक टिश्यूज, ठीक है। सिर्फ फंक्शंस याद रखना, फंक्शन जितने जल्दी याद होंगे उतनी जल्दी इनके नाम भी याद हो जाएंगे। और दूसरे कहलाते थे परमानेंट टिश्यूज। ये बात क्लियर थी। मैरिस्मेटिक के अंदर कौन कौन से आते थे, हाँ अली मत बोलना वहां पे, ये मैंने बस बताया था, ठीक है। एपिकल, लेटरल और इंटर कैलोरी, है ना। कैलोरी नहीं, कैलोरी, है ना। इंटर कैलोरी। एपिकल टिश्यूज क्या करते थे, जो आपकी लेंथ बढ़ाते थे। किसी भी पेड़ की जो लेंथ बढ़ेगी किसके कारण बढ़ेगी, एपिकल टिश्यू के कारण। लेटरल टिश्यूज जो होंगे वो क्या बढ़ाएंगे, इसकी विड्थ बढ़ाएंगे। जो पेड़ जितना ज्यादा चौड़ा होगा उसके अंदर उतने ज्यादा लेटरल टिश्यूज पाए जाएंगे। और तीसरा होता है इंटर कैलोरी। इसको क्या कहते हैं, रिकवरिंग टिश्यू। मतलब ये समझ लो, जो जानवर पेड़ के किसी पार्ट को खा जाते हैं या फिर इंसानी तोड़ देते हैं, है ना। घर में पोहा बन रहा तो नीम की पत्ती तोड़ के ले आए, है ना, लेकिन उसके बाद फिर से नीम उगाती है वहां पे। किसके कारण होता है, इंटर कैलोरी। अगर ये वाले टिश्यू इंसान के अंदर डाल दो तो इंसान का हाथ भी कट जाए तो फिर से उगाएगा, है ना। तो बहुत सारे ट्रायल होते हैं लेकिन अभी तक इसमें वो नहीं मिली है सक्सेस। फिर आता है क्या, परमानेंट टिश्यू। ये किस किस प्रकार के होते हैं, सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या हो गया, कोई डाउट। देखो अभी पूछ लेना, फिर हम पूछेंगे, उस समय डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। सबसे पहले था सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज में हमने बोला था कि ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। आज तक कौन कौन से, लाइन से बताओ। सबसे पहले ऐसा टिश्यू होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, पेरिन काइमा, ठीक है। फिर होता है एरिन काइमा। फिर होता है कॉलिन, ठीक है। देख के बोल रहे हो सब ना। देखो ये बताए थे कि चार प्रकार के टिश्यूज होते हैं जो सिंपल होते हैं। अब देखो इसका नाम हमने सिंपल क्यों दिया, और ये कैटेगरी कौन सी थी, परमानेंट के अंतर्गत। ऐसे सभी टिश्यूज जो एक ही प्रकार के सेल के बने हो वो क्या कहलाएंगे, हमारे सिंपल टिश्यूज। पेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। ये हो गया फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा होता है एरिनकाइमा। ये क्या करता है, फ्लोटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। इसी कारण होता है कि कोई भी लकड़ी पानी में तैर पाती है, ठीक है। ये फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करता है। ये एक्चुअली पाया जाता है लीव्स के नोट्स पर। कोई भी पत्ती देखना, अब देखो डायग्राम तो अच्छा नहीं बन पाएगा, इस प्रकार की होती है पत्ती। तो जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करता है, जिनके ब्रांचेस का भी रहता है और फ्लोटिंग प्रॉपर्टी भी देता है। तो ये क्या होता है, एरिन काइमा। नाम याद रखना मेडिसिन के सोच के, है ना, सब याद हो जाएगा। तीसरा होता कॉलिन काइमा। किससे बताया था कि जैसे अपनी कॉलर होती है, कॉलर कैसी होती है, फ्लेक्सिबल। तो ये क्या कहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आप पेड़ को जितना ज्यादा मोड़ सकते, वो बहुत ज्यादा इलास्टिक होता। अपना हाथ अपन ऐसा कर सकते हैं लेकिन उल्टा नहीं मोड़ सकते हैं। लेकिन पेड़ की जो वो होती है, स्टेम होती है, आप इस साइड भी हर डायरेक्शन में मोड़ सकते हो एक लिमिट तक, है ना। तो वो किसके कारण होता, कॉलन कायमा के कारण। और लास्ट होता है स्क्लेरन कायमा। ये क्या करता है, रिजिडिटी या स्ट्रेंथ, बस ये याद रखना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पेड़ होता है वो सर्वगुण संपन्न कहलाता है। उसके पास हर चीज पाई जाती है, अपना खाना खुद बना लेता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है, फ्लोटिंग प्रॉपर्टी होती है। तीसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होता है। चौथा होता है स्ट्रेंथ या रिजिडिटी। तो ये चारों फंक्शन याद रखना और इनके वो हो जाएंगे हमारे ख्याल से सबको, है ना। पहले ये बता दें
कि अगला क्या था, फिर हमने बताया था, अभी बताया था परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल टिश्यू, दूसरा कौन सा था, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये कौन कौन से होते थे, जाइलम और फ्लोएम। बस इसके दो चीजें याद रखने कि जाइलम करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर, कहां से कहां तक, रूट्स से लेके अदर पार्ट्स तक, है ना। और वो किस डायरेक्शन में करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये तीन चीजें। फ्लोएम क्या करेगा, जो फूड बन जाता है ना, जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसको ट्रांसफर करेगा लीव्स से हर पार्ट्स तक। और वो कैसा होगा, इन ऑल डायरेक्शन, है ना। बस इतनी चीज याद रखना, इसमें वाटर और मिनरल्स, इसमें फूड, बस इतनी सी चीज है इसकी। ये बात क्लियर हुई। सभी लोग अपने स्नॉप्सिस लिखते जाना, क्योंकि देखो हैंडआउट्स में टाइम लगता है थोड़ा सा देने पे, है ना, इसलिए अभी अपने क्रिएट करते जाना। पता भी तो चले कि कितना याद कर रहे हो। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो देखो, आज से हम शुरू करेंगे सभी बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, कि हमारे बॉडी में जो जो चीजें हैं आखिर वो काम क्या करते हैं। इंसान देखने में चाहे जितना आलसी हो, लेकिन उसके बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं। एक ने भी काम थोड़ा सा बिगाड़ा, आप हॉस्पिटल में पाए जाओगे। ठीक है, देखेंगे किस प्रकार से करते। शुरुआत करते हैं, हमने सबसे बेसिक किससे शुरू किया था, सेल्स से शुरू किया था। उसके बाद हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे थे, और फिर देखे थे कि प्लांट्स का न्यूट्रिशन कैसे चलता, फोटोसिंथेसिस देखी थी। फिर कल देखा था प्लांट्स के सेल क्या क्या और टिश्यूज कौन कौन से होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यूज इन एनिमल सेल्स, है ना, मतलब एनिमल टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वही हो गया, अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, ठीक है, कंबाइंड विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड रोल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमने कहा है कि जितने भी यूकेराइट्स होते हैं, पढ़े थे ना कि दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकेराइट्स। यूकेराइट्स मल्टीसेलुलर होंगे तो उनके बीच में सेल्स अलग अलग होंगे। वो सेल जब ग्रुपिंग करेंगे तो एक दूसरे से ग्रुप करके एक अलग प्रकार के ऑर्गन को बनाते हैं। अब सोचो बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, लेकिन एक ने बनाया हार्ट, एक ने बनाया किडनी, एक ने बनाया लीवर, है ना, और सबके फंक्शंस अलग अलग हैं। तो इसीलिए इनके सेल्स भी अलग अलग प्रकार के पाए जाएंगे। लेकिन जो मेजर टाइप्स होते हैं वो हम चार प्रकार से बांट देते हैं। एनिमल सेल्स के पहले नाम याद रखना, सबसे पहले कौन सा होता, एपिथेलियल टिश्यू, है ना। फंक्शन जैसे याद हो जाएगा ना, क्लास के बाद तुम लोग को ये नाम याद हो जाएंगे। पहला क्या हो गया, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा हो गया नर्वस टिश्यू। तीसरा हो गया, क्या हो गया, मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू। और चौथा हो गया कनेक्टिव टिश्यू। नाम सुन लिए, अब देखो इसके फंक्शन। सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल भाषा में बात करें, जिससे भी आपकी स्किन बनी है ना, वो सब क्या कहलाएगा, एपिथेलियल टिश्यू। ऐसा टिश्यू जो बॉडी के ऑर्गन्स को कवरिंग प्रोवाइड करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। सिर्फ बाहर की कवरिंग नहीं, जो अपने बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है उनके ऊपर भी जो लेयर चढ़ी है ना, वो किसकी चढ़ी होगी, एपिथेलियल टिश्यू की। अब देखो ये किस प्रकार के होते, कभी अपने उसको हाथ को उसमें देखना, कभी माइक्रोस्कोप के वहां पे रख के, या फिर ऐसे वो होता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास, तो तुम लोग को इस प्रकार के पोर्स दिखेंगे अपने हाथ पर, इस प्रकार के। तो ये होता है एपिथेलियल टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक वर्जन। नाम फिर इन्हीं के हिसाब से दे दी, जैसे अरेंज्ड है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और स्ट्रेटिफाइड। जब लेयर्स में होते तो उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड। लेकिन मेन चीज तुमको क्या याद रखनी है कि ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव लेयर, है ना। तो कीवर्ड्स लिखते जाना और ध्यान करते जाना। फिर इसके बाद था कि हमने इसको तीन प्रकार से पढ़ सकते, या तो फ्लैट होंगे, या तो कॉलम में होंगे, या फिर क्यूबॉइडल शेप में होते। ये देखो ये सब कैसे हैं, क्यूब के फॉर्म में, तो क्यूबॉइडल हो गए। इस प्रकार से कहलाएंगे तो फ्लैट कहलाएंगे, और ये कहलाएंगे स्ट्रेटिफाइड। और इस प्रकार से अगर खड़े होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, कॉलमनर। जिस प्रकार की ऑर्गन की डिमांड होगी उस प्रकार के टिश्यूज हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। फिर क्या रहता कि इनके बीच में क्या रहता, सेल अरेंजमेंट कैसा होता, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड फॉर्मिंग कंटिन्यूअस शीट विद इंटरसेलुलर जंक्शन। आप अपने स्किन में देखते हो कि पूरी क्या लगती है कि किसी को एक ही शीट पहना दी गई है,
जैसे अपनी बॉडी को लेमिनेशन कर दिया गया है कि जिसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ये किस कारण होता है? एपिथेलियल टिश्यू के कारण, कि कोई भी बाहर की चीज बॉडी में डायरेक्टली एंटर ना कर पाए, इसीलिए इनके सेल्स कैसे रहते हैं? क्लोजली पैक्ड रहते हैं। ये अंतर रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या किया जाएगा? आपकी स्किन आ जाएगी, ठीक है। लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, अपन लोग पढ़ते हैं ना कि इंटेस्टाइन होता है अपनी बॉडी में, ठीक है। इंटेस्टाइन होता है तो उसमें एक लाइनिंग लेयर पाई जाती है। देखो इंटेस्टाइन कुछ इस प्रकार का होता है, ये ऐसा इंटेस्टाइन होता है, बीच में भरा रहता है, ठीक है। अब ये कहा जाता है कि आप लोग फास्ट किया करो। व्रत करने के लिए क्यों कहा जाता है? कि जब अपनी बॉडी में खाना नहीं जाता है तो लेकिन बॉडी को कुछ तो चाहिए एनर्जी के लिए, उसको तो अपना काम निकालना, तो ये लाइनिंग होती है ना, वो उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिसके कारण अपना फैट बर्न होता है और अपनी बॉडी अपने आप हेल्दी हो जाती है। ये रहता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है? हमने बोला कि हमारी बॉडी में एक एसिड बनता है HCl, ठीक है। HCl इतना खतरनाक एसिड होता है जो तेजाब होता है कि अपनी बॉडी तो उसको झेल पाती है, अगर वो बाहर से डाल दे तो हाथ जल जाएगा। उसका pH लेवल होता है 1.5, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन का कहलाता है। मतलब सोचो वो एसिड अपनी बॉडी के अंदर सही है लेकिन बाहर डालोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, ये चीज है, ठीक है। तो उस एसिड से बॉडी को बचाने का काम क्या करती है? ये लाइनिंग, ठीक है। ये बार बार बिगड़ जाती है, बार बार बन जाती है। फिर होते डक्ट्स और ट्यूब। अपनी बॉडी में बहुत सारे पाइप्स होते हैं, तुमने सुने होंगे, जैसे अपन लोग हिंदी में कहते हैं नसें, है ना। वेसल्स, वेंस कहते हो, आर्टरीज कहते हैं, जो अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके आती हैं। कहां से? लंग्स से दूसरे भाग तक, और लंग्स तक जो ऐसे एयर को लेके आती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो ये सभी को किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यूज से। क्लियर बात? बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा आगे चल के, लेकिन सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ उसका बेसिक होता है ना, ये सब बेसिक चल रहा है, ठीक है। तो स्किन हो गई है, बॉडी की लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज हो गई है, डक्ट और ट्यूब्स हो गई हैं। जैसे एक कहा जाता है डक्ट्स और ट्यूब का एक एग्जांपल तुम लोग पढ़ोगे, किसी ने सुना है एड्रेनालाइन ग्लैंड के बारे में, या एड्रेनालाइन हार्मोन? कभी न्यूज में कभी सुनाओ, है ना। उसके बारे में कब सुना, किस चीज में सुना? ये कहा जाता कि जैसा एक लड़का, तुम बहुत ज्यादा थके हो, चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, ठीक है, समझना हम क्या कर रहे हैं। बहुत ज्यादा थक के आए हो, चलने की हिम्मत नहीं है, रोड से जा रहे हो, एकदम से तुम्हारा पैर कुत्ते की पूंछ पे पड़ गया, वो उसने तुम्हारे पीछे भागना शुरू किया। अब तुम ना चाह के भी तुम इतनी तेज भागो जितना तुम नॉर्मल नहीं चल रहे थे, तो उस समय तुम्हारी बॉडी में कौन सा चमत्कार हुआ? वो होता है एड्रेनालाइन हार्मोन के कारण। उसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। मतलब अपनी बॉडी में एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती है। सबसे अच्छा एग्जांपल ये भी छोड़ो, अभी पता चला कि तुम लोग का अभी रिजल्ट आने वाला तुरंत 12th का, जैसे एग्जाम दिया पता चले आज ही रिजल्ट आ रहा, तो अपने आप हार्ट बीट बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है, बैठे बैठे ही बढ़ जाएगी बिना कुछ करे। वो किस कारण होता है? एड्रेनालाइन। बॉडी को लगता है कि कुछ खतरा आ रहा है तो अपनी स्पीड बढ़ा दो ऑक्सीजन लेने की, ये होता है। तो इन सभी हार्मोन्स को सीक्रेट किससे करते हैं? डक्ट या ट्यूब से। इसलिए ऑर्गन अच्छे से पढ़ लोगे ना, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाद में हार्मोन्स, बहुत अच्छा चैप्टर है वो, कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो किस कारण होते हैं, है ना। तो उससे पहले पढ़ेंगे कि किन में चेंजेस होते हैं। तो आगे समझ में, एपिथेलियल टिश्यू जो प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करेगा अपनी बॉडी को, इनके सेल्स टाइटली पैक्ड रहते हैं, ठीक है। और एग्जांपल में क्या आ जाएगा? स्किन, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। बात क्लियर? सब नोट करते जाना अपना अपना। इसके बाद हमने कहा कि इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो इसकी सब कैटेगरी के अनुसार होते हैं। सबसे पहला स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स शील्ड अंडरलाइंग ऑर्गन्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी, ड्राइंग एंड जर्म एंट्री। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यू ऑर्गन्स होते हैं उनको एक लेयरिंग प्रोवाइड करता है। आपकी बॉडी पे देखते हैं ना, कहीं भी हाथ अपन ने कर लिया, कहीं भी गंदा कर लिया, हाथ में डस्ट भी छपी होगी लेकिन वो डस्ट अंदर नहीं जाती है, किसके कारण? स्क्वेमस एपिथेलियम के कारण। इसलिए बस ये कहा जाता है कि खाने से पहले हाथ धो लिया करो, कि स्किन तो एब्जॉर्ब नहीं करेगी लेकिन तुम्हारा मुंह जरूर एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो ये चीज होती है कि मैकेनिकल इंजुरी से बचाती है,
ड्राइंग से बचाती है, आपकी स्किन ड्राई होने लगती है उससे बचाती है, और जर्म एंट्री से बचाती है, ये चीजें होती है। ठीक है, दूसरा होता क्यूबाइडल एपिथेलियम, ये वाला, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला, ये हो गया क्यूबाइडल एपिथेलियम। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, प्लेस वाइटल रोल इन द एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी से रेगुलर, तुम्हें पता है कि गर्मी में थोड़ी बैठो तो स्वेट बनने लगता है, या किसी किसी की स्किन ऑयली होती है, ये किसके कारण होता है, इसके कारण कि उसको लगता है कि बॉडी के लिए जो मटेरियल अंदर है वो सही नहीं है, इसका वाटर बैलेंस को रेगुलेट करना है, तो ये कौन काम करता है, क्यूबाइडल। स्क्वेमस क्या करता था, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था इंटरनल ऑर्गन्स को, क्यूबाइडल क्या करता है, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन का काम करता है। ठीक है, तीसरा जो आपका आता है, लिखते जाना सब अपने अपने उसमें कीवर्ड्स में, ठीक है। तीसरा होता कॉलमनर एपिथेलियम, ये क्या करेगा, ऑफर्स प्रोटेक्शन टू अंडरलाइन टिश्यूज, ये दूसरे प्रकार के जो टिश्यूज होते हैं अपनी बॉडी के उनको प्रोटेक्शन देता है। टिश्यूज को भी प्रोटेक्शन कौन दिया जाता है, तो वो देता है कॉलमनर, वो सब ऑर्गन को देते हैं, टिश्यूज को भी प्रोटेक्शन दे रहा था। और लास्ट होता सिलेटेड एपिथेलियम, मूवमेंट असिस्ट इन मूविंग म्यूकस, यूरिन, एग्स और स्पर्म। ठीक है, अपनी बॉडी में जो ये सब पदार्थ बनते हैं, चाहे वो क्या हो गया, ये म्यूकस बनता हो या यूरिन बनता हो या एग्स बनते या स्पर्म बनता हो, इन सभी को आसानी से फ्लो हो पाए बॉडी में, वो कौन देखता है, सिलेटेड एपिथेलियम। अब सोचो कि इन सब के इतने मेजर रोल हैं, अगर एक में भी थोड़ा सा भी डिफेक्ट आ जाए तो कितनी परेशानी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज बस सबके क्या करना, एक एक ऑर्गन बस याद रखना, एक एक फंक्शन। स्क्वेमस का क्या हो गया, बाहर की आपको शील्ड प्रोवाइड करता है। क्यूबाइडल का फंक्शन क्या हो गया कि एब्जॉर्प्शन करता है और एक्सक्रीशन करता है। तीसरा कॉलमनर एपिथेलियम, ये क्या करता है, अंडरलाइंग टिश्यूज को प्रोटेक्शन देता है। और लास्ट होगा सिलिएटेड एपिथेलियम, ये मदद करता है मूवमेंट में, किसके, म्यूकस के, यूरिन के, एग्स के और स्पर्म के, इन सभी के मूवमेंट में ये मदद करता है। अब बता पाओगे एपिथेलियम टिश्यूज क्या होता, अगर एक लाइन में बोले तो ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट्स अ कवरिंग शीट, है ना। दूसरा जो हमारा आता है दैट इज नोन एज मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, हमने कवरिंग तो दे दी, अब मसल्स भी अच्छी चाहिए, लेकिन मसल्स सिर्फ ये वाली नहीं कहलाती है। ठीक है, मसल्स पूरे बॉडी में पाई जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या क्या है, कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स नोन एज मसल्स फाइबर, ये किसके बने होते हैं, लंबे और कैसे इलोंगेटेड शेप के जो सेल्स होते हैं उनसे बनते हैं मसल्स फाइबर। देखो इस प्रकार के रहते हैं, ये तीन प्रकार की होती, कार्डिक, स्केलेटल और स्मूथ मसल्स। किस प्रकार के होंगे, अरेंजमेंट कैसा होता, मसल्स फाइबर्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। अब देखना ये सभी के सभी एक दूसरे के कैसे होंगे, समांतर में होंगे, पैरेलली अरेंज्ड होंगे। ये बात क्लियर है इसकी। तीसरे ने क्या बताया कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कंटेन स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इनेबलिंग मूवमेंट एंड लोकोमोशन। आप सभी जब एक्सरसाइज करते हो कुछ समय बाद दर्द उठना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब दर्द उठना क्यों शुरू हो जाता है, वो बॉडी को ये क्या देता है, आपके माइंड को वो देता है, रिस्पॉन्स करता है कि इससे ज्यादा अगर वेट उठाओगे तो हम डैमेज हो जाएंगे, इसलिए तुम यहाँ पे दर्द क्रिएट कर दो। इस कारण यहाँ पे दर्द होने लगता है, और वो किस कारण, एक होता है लैक्टिक एसिड। जब बॉडी की सीमा बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच जाती है इन टिश्यूज की, तो ये क्या जनरेट करते हैं, लैक्टिक एसिड। और जिस भी भाग में लैक्टिक एसिड बनेगा तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपको उस जगह पे दर्द उठना शुरू हो जाएगा। ये पूरी प्रोसेस होती है अपनी बॉडी की। ठीक है, तो पहली चीज आप क्या बताओगे कि ये लॉन्ग और इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लंबे सेल्स होते हैं। दूसरा इसका क्या बताओगे, ये कैसे अरेंज्ड रहते हैं, पैरेलली अरेंज्ड रहते हैं। तीसरा होता कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, इसमें पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज होने लगती है तो वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बचाने के लिए। ठीक है, तो जिस कारण दर्द होने लगता है, और जैसे ही आप रेस्ट की पोजीशन पे आते हो ये कैसे हो जाते हैं, रिलैक्स पोजीशन पे चले जाते हैं।
कभी एक्सरसाइज करके देखना, फिर अपने मसल्स को छूना, वो एकदम से कड़क हो जाएंगे। किस कारण? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इसी की आदत बार बार करवाओ तो फिर ये अच्छे बिल्डअप हो जाते हैं। बोलते हैं इनको तो रोज का है करना। ठीक है, अब देखो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है दैट इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड मसल्स या स्केलेटल मसल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्केलेटल मसल में फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, आर्म्स, लेग्स, नेक्स, जितने भी आपके बॉडी पार्ट के जो मेन मेन रहते हैं चलने वाले। ठीक है, चाहे आर्म ले लो, चाहे लेग्स ले लो, या फिर नेक ले लो, ये सब किसके बने होंगे? स्केलेटल मसल्स के। ये इस प्रकार के होंगे कि लंबे लंबे पाइप्स रख दिए। ठीक है, देखने में। फिर क्या है? दूसरा होता है नॉन स्ट्रेटिफाइड मसल्स, जिनको कहा जाता है स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये कैसी मसल्स होती हैं? फैसिलिटेट इनवॉल्यूंटरी एक्शन सच एज फूड पैसेज, एयर फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन एंड यूरिनरी ब्लैडर मूवमेंट। ऐसे सभी ऑर्गन्स के फंक्शन ये करते हैं जिसमें इंसान का कुछ रोल नहीं रहता, ये ऑटोमेटिक होते हैं। आपकी बॉडी, अभी आप बैठे हो क्लास में, लेकिन अपनी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन लगातार चल रहा है। किस कारण चल रहा है? तो ये चल रहा है नॉन स्ट्रेटिफाइड मसल्स के कारण। ठीक है, स्मूथ मसल्स भी इनको कहा जाता है। ये क्या करते हैं? इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को करते हैं, ऐसे एक्शंस जिसमें इंसान का बस नहीं होता है, ये अपने आप होती रहती बॉडी में। तो क्या क्या होती है? फूड पैसेज, आप कुछ खा के आए होगे तो खाना अपने आप डाइजेस्ट हो रहा होगा, अपन ऑर्डर नहीं दे रहे कि तुम डाइजेस्ट हो, वो अपने आप डाइजेस्ट हो रहा। एयर फ्लो, बैठे बैठे सांस ले रहे, कहने को कह सकते हम कि हम सांस पे कंट्रोल कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। सफोकेशन होगा तो और ज्यादा सांस ले सकते हो, लेकिन सांस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरा ब्लड सर्कुलेशन, और चौथा यूरिनरी ब्लैडर मूवमेंट। ठीक है, ये सभी जो फंक्शंस होंगे वो कौन सा करेगा? आपकी स्मूथ मसल्स या फिर नॉन स्ट्रेटिफाइड मसल्स। क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस? स्केलेटल से क्या क्या बनता है? आर्म्स, लेग्स या नेक्स, ये सब बनते, वो कहलाती है स्ट्रेटिफाइड। जिस मतलब स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? जिनसे हम वॉलंटरी एक्शन कर सकते, आर्म्स को उठा सकते, लेग्स से मूव कर सकते, नेक को बेंड कर सकते हैं, ये सभी जिसमें होते वो सब क्या कहलाएंगे? स्केलेटल या स्ट्रेटिफाइड मसल्स। या एक लाइन में करें तो ये सभी कैसे एक्शन करती हैं? वॉलंटरी। ठीक है, और ये सब कैसे करेंगे? नॉन इनवॉलंटरी एक्शंस करेंगे। लास्ट होता है कार्डिक मसल्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटिंग ऑफ द हार्ट एंड पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ये किस चीज के लिए होता? कि आपका हार्ट किस प्रकार से बीट कर रहा है और पंप कर रहा है। ठीक है, हार्ट को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है हमेशा से। ठीक है, तो इसमें भी इसी प्रकार का है। कार्डिक मसल्स, अलग से हार्ट के लिए मसल्स चलती है, वो क्या बोली थी? कार्डिक मसल्स। ठीक है, क्योंकि ये जितनी मसल्स हैं एक टाइम के लिए रिलैक्स पोजीशन पे आ सकती है, लेकिन इसको रिलैक्स मिलना संभव नहीं है। मिलेगा रिलैक्स तो वे हमेशा के लिए मिलता है। ठीक है, ये चीज है। फिर डॉक्टर बचाता है दो अच्छे शॉक देकर। मतलब सोचो हार्ट का ब्लॉकेज कैसे होता है, जो कहते हैं ना हार्ट अटैक आया, हार्ट में जो वो होता है क्या कहते हैं, ठीक है, सब जन नोट करते जा रहे ना, नोट करते आना नहीं तो भूल जाओगे। लैक्टिक एसिड जो होता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में आता है। जब अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है कि इंसान और काम करके डैमेज ना कर दे टिश्यू को, इस कारण ये रहता है इसका। ठीक है, कभी कभी देखना मैराथन में जो लोग भागते हैं एथलीट्स, उनके पैर से नस फटने से खून निकलने लगता है, वो इस कारण निकलता है कि लैक्टिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई और बॉडी सस्टेन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, ये होता है। अब ये बताया था कि हार्ट अटैक क्यों होता है? अपने हार्ट पे ब्लड फ्लो होता है, लेकिन अगर उसमें एक बबल भी आ जाए एयर का, जैसे अपनी सटक में आ जाता है, एक बबल भी आ जाए एयर का, उतने में आपका हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। ये होती है, सोचो। इसलिए इसको अच्छा करने क्यों कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल वाला खाना मत खाओ। ठीक है, अभी पाइप अपने हार्ट का समझो इतना बड़ा है। ठीक है, अच्छे रोज खाओ पिज्जा और ये पेटीज, तो क्या होएगा? ये पाइप ऐसे ऐसे इसके ऊपर
इसकी लेयर कोलेस्ट्रॉल की चढ़ती जाएगी। अब देखो हार्ट के उसके लिए ब्लड के लिए कितनी कम जगह बची जाने के लिए, ये दिक्कत हो जाती है कोलेस्ट्रॉल में। ये हमको पता नहीं चलता और धीरे धीरे करके ब्लॉक करके खत्म कर देता। देखते ना लोग आजकल नाचते नाचते मर जाते हैं, तो इस कारण नहीं कि अच्छा नाच रहे थे, इस कारण कोलेस्ट्रॉल हो गया था। लोगों को ये गलत फहमी रहती। ये डर लगता है कि अभी कोई योगा करते हुए ना मर जाए तो लोग योगा बंद कर देंगे। ठीक है, तीसरा जो हमारा आता है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज। ये कैसे टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज बाइंड एंड ज्वाइंट टिश्यूज इंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। अभी हमने जितने टिश्यूज पढ़े वो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, लेकिन इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम भी तो कोई टिश्यू करेगा, तो वो कौन सा करता है, कनेक्टिव टिश्यूज, जो हर प्रकार के टिश्यूज को जोड़ने का काम करता है। ये उसकी गम होती है। ठीक है, बाइंड एंड ज्वाइन द टिश्यूज मेन इसका काम रहता है। जैसे कि इसमें तुम लोगों को बताया गया जो अपना पैर का रहता है, ठीक है, ब्लड भी होता है, वो क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वो भी किस प्रकार, अगर कोई पूछे ब्लड क्या होता है तो बता दें इट्स अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। एकमात्र ऐसा टिश्यू होता है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, वो होता है ब्लड। ठीक है, फिर होता है कार्टिलेज, जो यहाँ पे ज्वाइंट्स होते हैं आपके, जहां से बेंड होते हैं वहां पे पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद भी अलग अलग पाए जाते हैं। एक होता है टेंडन। टेंडन टिश्यू क्या होता है, जो मसल्स और बोन्स को ज्वाइन करने का काम करता है। ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये दोनों एसएससी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर कभी बायोलॉजी में आएगा कि टेंडन्स क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मसल्स से बोन्स को जोड़ते हैं। ठीक है, दूसरा होता है क्या, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या कहलाते हैं, जो बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करते हैं। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लिगामेंट्स में समझ लो लेग हो गया आपका, तो अच्छे पड़े सबके पैर लंबे होते हैं, है ना, तो बोन्स से बोन्स जुड़ी होती हैं। और टेंडन से क्या हो गया, मसल्स से बोन्स जुड़ी होती है। तीसरा हो गया ब्लड, ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एकमात्र ऐसा टिश्यू है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन बाद में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या होता है, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स रिपेयरिंग टिश्यू। ये क्या करता है, जब आपकी बॉडी में कोई चोट लग जाती है तो वो क्या करता है, इसको रिकवरी में मदद करता है कि अपनी बॉडी कितनी जल्दी रिकवर कर पाए। कहते हैं ना कभी कभी इंटरनल फ्रैक्चर हो जाता है हाथ में, तो बाहर से तो सही लगता है लेकिन अंदर से चोट हो जाती है। उस समय कौन सा टिश्यू मदद करता है, तो वो होता है एरियोलर टिश्यू। ये नया ऑर्गन तो नहीं बना पाता, लेकिन जो कुछ टिश्यूज डैमेज हो गए हैं उनको रिकवर कर देता है। क्लियर। अगले टिश्यू का नाम है दैट इज एडिपोज टिश्यू। स्टोर फैट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। ये क्या करता है, जो आपकी बॉडी में फैट होता है, ठीक है, ये काम करता है कैसे, एज ए इंसुलेटर। ठीक है, जिसकी बॉडी में जितना ज्यादा फैट होता है उसको उतने कम जर्म्स प्रभावित करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज की अति बेकार होती है, तो आजकल ये इतना ज्यादा हो रहा है कि वो तो छोड़ो, जो न्यूट्रिएंट्स है वो तक नहीं हो रहा, वो चल ही नहीं पा रहा है, ये दिक्कत हो रही है। तो क्या करता है, एक निश्चित मात्रा में फैट होना चाहिए, नहीं तो आप बहुत ही ज्यादा क्या होगे, माल न्यूट्रिशन दिखोगे, बहुत ही ज्यादा पतले हो जाओगे, और बहुत ही ज्यादा फैट हो जाएगा तो बहुत ही ज्यादा मोटे हो जाओगे। तो इससे क्या दिक्कत होती है कि पता है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो आपकी बॉडी को रिएक्ट करना चाहिए, अगर फैट की मात्रा ज्यादा हो जाती है ना, तो दूसरे टिश्यूज अच्छे से काम नहीं कर पाते। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आपके ऑर्गन कहीं ना कहीं प्रभावित होते रहेंगे। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यूज का काम ये होता है एक लिमिटेड क्वांटिटी में फैट आपकी बॉडी में रखना, ये चीज होती है। ठीक है, अगला क्या होता है, कार्टिलेज टिश्यू। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब स्ट्रेस, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, स्मूथ ज्वाइंट सरफेस। ये कहा जाता है सभी से कि सुबह सुबह वॉकिंग करने जाया करो। क्यों कहा जाता है, ताकि जो ये वाला टिश्यू हो ना कार्टिलेज, ये हमेशा फंक्शनिंग में रहे, एक रनिंग स्टेट पे रहे। ठीक है, तुम लोग देखते हो आजकल एक एज के बाद जो ज्वाइंट्स होते हैं इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है लोगों को, एक एज के बाद क्या अपनी एज में होने लगे अब तो। ठीक है, कभी बैठना तो कट की आवाज आएगी घुटनों से, आती है, ये आना नहीं चाहिए, ये एक सिम्टम होता है बीमारी का।
ठीक है, इसलिए कहते हैं अभी सोचो, अभी सिर्फ आवाज आ रही है, बाद में दर्द शुरू होगा, फिर ऐसा होगा कि कभी जमीन पे पालथी मार के नहीं बैठ पाओगे, हमेशा चेयर पे बैठना पड़ेगा। ये चीज हो गया। आजकल देखना मंदिरों में कि भगवान इतने से उसमें बैठे, अपन लोग सब अच्छे स्टूल में बैठे, बोलते भगवान हम बैठे नहीं पाते नीचे। ठीक है, तो ये हो गया। तो कार्टिलेज टिश्यू क्या करता है, ये स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके जॉइंट्स पे। अगर ये टिश्यू डैमेज हो गया, आप अपना पैर ही नहीं मोड़ पाओगे, कुछ भी कोशिश कर लेना। फिर लगती है फिजियोथेरेपी। ठीक है, वो एक्सरसाइज करवाएगा 2-2 घंटे, रोज 5 मिनट घूम लेते तो ठीक रहता, अब करो 2-2 घंटे। ठीक है, तो आगे समझ में, कार्टिलेज का काम क्या होता है, जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हो गया वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, जैसे कि पेड़ों में पाया जाता था जाइलम फ्लोएम। ठीक है, अपनी बॉडी में जाइलम फ्लोएम तो नहीं होता, लेकिन ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को एंड रेगुलेट्स बॉडी फंक्शन। ठीक है, क्योंकि अपने पास तो जड़ भी नहीं है कि जहां से ले पाए, जो कुछ खाया उसी को ट्रांसफर करने का काम करेगा क्या, वस्कुलर टिश्यू। जहां भी वस्कुलर नाम आ जाए ये समझ जाना वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। रेगुलेट्स बॉडी फंक्शन, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड एड्स इन क्लॉटिंग। यहां 3 चीजें हमने लिखी है। पहला लिखा है कि न्यूट्रिएंट्स को वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। दूसरा फंक्शन लिखा कि वो हमको इन्फेक्शन से बचाएगा। और तीसरा लिखा क्लॉटिंग में मदद करेगा। क्लॉटिंग क्या कहलाती है, ये पता होगा। बढ़िया, जब अपनी बॉडी में कोई कट लग जाता है तो वहां पे थोड़ी देर बाद एक लेयर चढ़ जाती है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है, दर्द तो देता है लेकिन ब्लीडिंग बंद हो जाती है, इसको कहते हैं क्लॉटिंग। ठीक है, और अगर जिसकी बॉडी में क्लॉटिंग नहीं होती है उसको डिसीज होती है कौन सी, हीमोफिलिया। इसको कहा जाता है रॉयल डिसीज। ये शाही घराने की डिसीज, जो ब्रिटेन का वो है किंगडम एम्पायर, ब्रिटेन की महारानी है, उनके पूरे परिवार को हीमोफिलिया डिसीज है। इसलिए कहा जाता है उनको दूर से देखो, छुओ मत, कि किसी के हाथ या नाखून से का कट लग जाए तो उनका ब्लड नहीं रुकेगा, वो वहीं मर जाएंगे, ये खतरा रहता है। इतनी खतरनाक बीमारी, इसलिए नहीं वो शाही है भाई, बहुत ही वल्नरेबल है, थोड़ा सा कट लगा वहीं चलेगा ऊपर। अब और ये सोचो उनके पूरे खानदान को बीमारी है, ये चीज है। तो आगे कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या होता है। ठीक है, अब आता है सबसे मेन टिश्यू जो सबको नचाता है। नर्वस का मतलब नर्वस होना नहीं होता है, ठीक है, नर्वस टिश्यू का नाम है, जो कि न्यूरॉन्स से मिलके बना है। हम कहते हैं ये बहुत ही नर्वस है, वो नर्वस गलत वाला नर्वस है। ठीक है, नर्वस टिश्यू का मतलब क्या होता है, नर्वस टिश्यू कंट्रोल्स द बॉडी रिस्पॉन्स टू चेंजिंग द कंडीशन। आपकी बॉडी को जो डायरेक्शन देने का काम करता है, जैसे कि सेल में न्यूक्लियस होता है, बॉडी में ब्रेन होता है, ऐसे टिश्यूज में सबसे मेन कौन सा होता है, नर्वस टिश्यू, जो कंडीशन के अनुसार रिस्पॉन्स करता है और कंट्रोल करता है पूरी बॉडी के टिश्यूज को। पहली चीज हो गई। दूसरा क्या हो गया, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। नर्वस टिश्यू इज द स्पेशलाइज्ड फॉर रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुलाइज अक्रॉस द बॉडी। कहा था कि कोई गर्म चीज छू लो तुरंत हाथ पीछे हम खींचते हैं, बिना सोचे कि अब हाथ पीछे खींचना है ना। ये क्यों खींचते हैं, नर्वस टिश्यू के कारण। थोड़ी भी हमको गर्मी लगेगी, अभी धूप में जाओगे बाहर गर्मी लगेगी, तुरंत छाया में हम जाएंगे, क्योंकि बॉडी को क्या जाता है, ये जाता है रिस्पॉन्स कि यहाँ पे खड़े होना हानिकारक है, आप दूसरी जगह पे चलो। ये सब, आपको प्यास लगता है आप तुरंत पानी के पास जाते हो, क्यों जाते हो, नर्वस टिश्यू कहता है कि भाई बॉडी को, दिमाग को पानी नहीं पीना, हाँ देखो उसको लगाई है ना, दिमाग को पानी नहीं पीना, लेकिन उसके बॉडी के किसी ऑर्गन को आवश्यकता है। तो इस सब का काम क्या करता है, नर्वस टिश्यू। अगर ये हटा दो बाकी सब टिश्यू धरे के धरे रह जाएंगे। अब देखो ये होता कितना अच्छा है, बहुत सुंदर होता है देखने में। ये कहलाता है आपका क्या, न्यूरॉन। जिस प्रकार से आपकी बॉडी सेल्स की बनी होती है, इसी प्रकार से नर्वस टिश्यू की जो यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ठीक है, आपकी बॉडी में भी इलेक्ट्रिक इंपल्स चलते रहते हैं, मतलब झटके लगते रहते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है, लेकिन वो सही मात्रा के रहते हैं। और इसकी स्पीड कितनी होती है, 550 किलोमीटर पर सेकेंड। अब सोच लो 550 किलोमीटर पर सेकेंड। इस अभी सिंपल सा तुम लोग लगा लो, तुम लोग कुछ बच्चे क्लास में बैठे हैं लेकिन कुछ का दिमाग और कहीं चल रहा होगा,
क्लास यहाँ चल रही, दिमाग और कहीं चल रहा, वो किस कारण? जब इस स्पीड में काम करेगा, ये होता है। अगर कुछ बच्चे इसी स्पीड को यहीं पे फोकस कर ले तो उनकी कैलकुलेशन है स्पीड बढ़ जाती है, फोकस। कहते हैं ना कि किन्हीं लोगों का फोकस बहुत अच्छा होता, किन्हीं का नहीं होता। वो इसी कारण होता कि वो अपनी स्पीड को कितने अच्छे से चैनलाइज कर पाते हैं। अब देखो, हम तुम लोग से क्यों कहते हैं कि रिवीजन पे हमेशा ध्यान दो बजाय नया पढ़ने के, ये इस कारण होता है। इसकी पहले बॉडी स्ट्रक्चर समझना। ये हो गया तुम्हारा पूरा न्यूरॉन, बीच वाला हो गया इसका क्या, न्यूक्लियस। ये हो गई इसकी सेल बॉडी, इतनी बात क्लियर। ये हो गए क्या, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स कहलाते हैं जो दूसरे न्यूरॉन से, अगर एक दूसरा न्यूरॉन होगा ना वो यहां पे चिपकेगा आके, ठीक है। इस प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, अपनी एक, जैसे एक ये है, ये गया यहाँ पे इसकी पूंछ बन गई, फिर दूसरे वाले न्यूरॉन से फिर ये यहां से चिपक गया। इस प्रकार से क्या होती, एक लिंक बनती जाती है, ये हो जाती है, ठीक है। जब भी आप कुछ नया सीखोगे ना, वो नेटवर्क बनाना शुरू कर देगा। क्या कर देगा, न्यूरॉन। अब देखो ये जो एक सीधी लाइन जाती है ना, इसको कहा जाता है पतली सी एक्सॉन, ये पूछा जाता है, ठीक है। यहीं से आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होते, ट्रांसफर होते हैं। ये जो ब्रांचेस निकली रहती हैं इनको कहा जाता है डेंड्राइट्स। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स को कैरी करते हैं, दूसरे से अपने पास पाते हैं। इन्हें कैरी किया, इसने इसको रिफाइन किया न्यूक्लियस ने, और फिर कहां से ट्रांसफर हो जाएंगी, एक्सॉन से। और ये कहलाते हैं टर्मिनल, कि जहां से ये दूसरे न्यूरॉन को इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसफर करेंगे। इतना सा काम होता है। अब जो तुम लोग ये बीच में देख रहे हैं स्वान सेल्स, जो ये सेल्स होते हैं ये रीजनरेशन का काम करते हैं। किस प्रकार से, कि कोई इंफॉर्मेशन आ गई, अगर उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है तो उसको रीजनरेट कर देते हैं और अच्छा बना देते हैं। पहली चीज हो गई। फिर इनके ऊपर एक कहलाते, देखो ये लिखा हमने माइलिन शीथ, ये सबसे मेन होती है। माइलिन शीथ का काम क्या रहता है, कि माइलिन शीथ क्या करती है कि एक आउटर लेयर चढ़ा देती है ऊपर से, कि जो भी काम आप बार बार करते रहते हैं ना, कि जो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे विराट कोहली है, उसको नींद में भी खड़ा कर दो तो वो अच्छा क्रिकेट खेल लेगा, ठीक है। क्यों कर लेगा, क्योंकि उसके ब्रेन ने इतनी बार एक ही चीज की प्रैक्टिस कर ली है कि क्या हो गया है, कि माइलिन शीथ बन जाती है। ये समझो कि जैसे कि अभी तुमने पढ़ना शुरू किया, अभी तुम्हारे ब्रेन ने इस प्रकार का नेटवर्क बना लिया, ये सब न्यूरॉन्स हैं छोटे छोटे, ठीक है। न्यूरॉन के तुमने नेटवर्क बना लिया, घर जाके रिवाइज नहीं किया तो क्या हुआ, न्यूरॉन्स ऐसे ऐसे टूट जाएंगे, कि यहाँ पे कोई और चीज जुड़ जाएगी इसके साथ, पिक्चर जुड़ गई, किसी से बात करने का ये जुड़ गया, तो आधा न्यूरॉन याद है, आधी उस बात याद है, ये चीज हो जाएगी। लेकिन कोई था बंदा, पढ़ता रहा, ठीक है, तो उसकी क्या हो गई कि बार बार पढ़ने के कारण एक आउटर लेयर उसके अंदर चढ़ गई, ये चढ़ गई। अब वो चाहे जितनी कोशिश करे वो अच्छे से भूल नहीं सकेगा वो चीज, ये चीज होती है। खुद देखना कि कोई अपन को सॉन्ग अच्छा लगता है, अपन बार बार गुनगुनाते रहते तो वो हमको तुरंत याद हो जाता है, लेकिन उसी जगह ये पढ़ाई का पूछ लो तो हम भूल जाएंगे। मतलब हमने पढ़ा तो था पूरे 1 घंटे, लेकिन क्यों नहीं याद हो पाए, क्योंकि हमने उसको रिवाइज नहीं किया। रिवीजन का एक ही वो होता है, मतलब कि अपने ब्रेन में माइलिन शीथ को डेवलप करना। इसलिए कहा जाता है कि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कुछ जादू की छड़ी नहीं आती, कुछ नहीं होता, सिर्फ एक माइलिन शीथ बन जाती है जिससे आपका न्यूरल नेटवर्क स्ट्रांग हो जाता। और जितनी मोटी माइलिन शीथ बनेगा ना, उतने फास्ट इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रिगर करेगा। इसी कारण किसी की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है, किसी की वीक होती है, या जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट हो, XYZ, वो किसी कारण होता है, माइलिन शीथ के कारण, ठीक है। अब सबको रिवाइज करना है। अगला, अब देखो इनके क्या क्या होते थे। पहला होता था न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम के अंदर, नर्वस टिश्यू के अंदर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, एक्साइटेबल सेल्स दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इंपल्स। एक लाइन में बात करें तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा, न्यूरोजिलिया। ये क्या करता है, फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोवाइड सपोर्ट टू न्यूरॉन्स एंड नर्व फाइबर्स। ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा न्यूरॉन्स को और नर्व फाइबर को बाहर से, ठीक है। नाम क्या है, न्यूरोजिला। तीसरा हो गया न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स act as an endocrine organ releasing chemicals and directly into the blood from the axon।
ब्लड से न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने का काम जो करता है वो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स करता है। कि अपने पूरे बॉडी में, तुम्हें पता है पूरी बॉडी में नर्व्स फैली हैं। जो दिमाग में नर्व्स है ना, उसके कुछ कुछ ऑर्गन्स अपने पूरे बॉडी में फैले रहते हैं। तभी तो आपको वो लगता है कि कहीं पे कुछ चीज छुओ एकदम से जैसे करंट लगता है। करंट हाथ में लगा लेकिन रिस्पॉन्स किसने किया? ब्रेन ने किया कि वहां से अब हाथ हटा लो। ये चीज किसके कारण होती है? इसके न्यूरो सेक्रेटरी के कारण। ठीक है, तो मेन चीज जो सबसे मेन है वो याद रखना, न्यूरॉन्स, उसके बाद न्यूरॉन जिला, फिर न्यूरो सेक्रेटरी। ये तीन इसके पार्ट्स होते हैं। समझ में आ गए करता कैसे? ठीक है, लिख लिया? हो गया? चलो शुरू करते हैं। अभी हमने चार टिश्यूज पढ़े हैं, कौन कौन से? देखो जल्दी से एक बार। ठीक है, सबसे पहला था अपना एपिथेलियल। अब देखना तुम लोग को खुद याद हुआ होगा जो अभी तक पढ़ा है इतने में। एपिथेलियल क्या करता था? प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता था। ठीक है, किस प्रकार की लेयर प्रोवाइड करता था? कि हमको क्या क्या देता था ये? कि ये हमको स्किन लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज, डक्ट्स और ट्यूब्स की ये लेयर हमको प्रोवाइड करता था। पहली चीज थी। ठीक है, व्रत वाला ये दिया था एग्जाम्पल कि अपनी बॉडी में लाइनिंग पाई जाती है इंटेस्टाइन के पास, स्टोमक में। ठीक है, स्टोमक में लाइनिंग पाई जाती है। इसका काम क्या रहता है? ये एक प्रकार की प्रोटेक्टिव लेयर होती है एपिथेलियल टिश्यू की बनी। कि जब हमारी बॉडी में HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है, खाने को उसने कर दिया। HCl क्यों बनता बॉडी में? खाने को बैक्टीरिया से फ्री करने के लिए। ठीक है, वो करने के लिए तो उसने कर दिया, लेकिन बैक्टीरिया से फ्री करने के बाद भी HCl कुछ बच जाता है, तो उसको खत्म करने के लिए लाइनिंग अपने आप का सेक्रीफाइस कर देती है। वो लेयर अपने आप को खत्म कर देती है कि बाकी का जो ऑर्गन है वो सेफ रहे। तो ये किसका ये काम रहता? दूसरा लाइनिंग का काम क्या रहता है? कि जो आपके ऑर्गन्स रहते हैं उनको एक प्रोटेक्टिव लेयर अंदर से प्रोवाइड करती है। कि जो दूसरी चीजें आ रही है, जैसे पेट के अंदर अपन कुछ भी खा रहे हैं उसके बावजूद भी पेट सही रहता है। गड़बड़ होता है वो बात अलग है, लेकिन बाकी चीजों से सही रहता है। वो किस कारण होता है? लाइनिंग के कारण। व्रत करोगे तो ये रहेगा कि आप खाना कम खाओगे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाओगे, लेकिन बॉडी को फ्यूल चाहिए पड़ता है, तो वो किससे बना लेता है? लाइनिंग से बना लेता है। ये रहता है, कुछ नहीं, वो अपने फैट को ही खाता रहता है और अपने आप को सही कर लेता है। ये कर लेता है कि हम अपना शेप सही कर लेंगे। ये होता है व्रत का। कहते हैं मैं पुण्य मिल गया। पुण्य मिलेगा दो चीजों से, आपने अपने आप को सही कर लिया, जो आपके हिस्से का खाना था वो किसी और को मिल गया, इस तरीके से। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना अपना धर्म बहुत ही साइंटिफिक है, हिंदुइज्म। कभी पढ़ना, हर चीज साइंटिफिक है। कि पहले लोग वो मजाक उड़ाते थे कि मल्टीवर्स की बात करते हो, कि अपने कहते हैं ना कि हर बार ब्रह्मा होंगे, वो एक उसको बनाएंगे पृथ्वी को, विष्णु उसको देखेंगे और रुद्र उसको खत्म कर देंगे, फिर से प्रोसेस बार बार रिपीट होगी। पहले मजाक उड़ता था, अब देखो इसी चीज को प्रूफ कर दिया कि एक ही यूनिवर्स नहीं होता, मल्टी यूनिवर्स होते हैं। मतलब अपने जैसे अभी भी और कहीं पे बैठे होंगे। ये रहता है, अलग अलग कालखंड में वो भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, दूसरा था मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज क्या होते थे? लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स होते थे और पैरेलली पाए जाते थे। इनका काम क्या होता था? तीन प्रकार के। एक स्ट्रेटेड, जो करते थे वॉलेंट्री फंक्शंस को, जैसे कि मसल्स कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? आर्म्स में, लेग्स में और नेक में। दूसरा होते थे नॉन स्ट्रेटेड, जिसको कहते थे इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए, या स्मूथ मसल्स। कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम में और किसमें?
फूड पैसेज में, ब्लड सर्कुलेशन में, है ना, और यूरिनरी ब्लैडर मूवमेंट में। तीसरा हो गया कार्डियक मसल्स, ये किस चीज में होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटिंग ऑफ द हार्ट एंड पंपिंग ऑफ द ब्लड, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आया था हमारा कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज कैसे होते हैं, जो हर टिश्यूज को बाइंड करने का काम करते हैं। अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनसे भी ज्यादा होते हैं, लेकिन सिर्फ मेन लिखे। टेंडन किस किस को जोड़ता था, मसल से बोन को। लिगामेंट्स बोन टू बोन्स। ब्लड ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। एरियोलॉइड टिश्यू क्या करता, इंटरनल ऑर्गन्स को रिपेयर करने में हेल्प करता। एडिपोज क्या करता था, फैट को स्टोर करता था, ठीक है। कार्टिलेज क्या करता था, फ्लेक्सिबिलिटी, एक तो स्ट्रेस से बचा एब्जॉर्ब करता था और फ्लेक्सिबिलिटी देता था किसको, ज्वाइंटेड सरफेस को। वस्कुलर टिश्यू न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करता है। और लास्ट हो गया, ठीक है, इसी का हो गया कि इन्फेक्शन से बचाता और क्लॉटिंग में मदद करता है। फिर आया था, नेक्स्ट आया था नर्वस टिश्यू। इसने क्या बताया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है, मेन बात है। न्यूरॉन्स इसमें पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, ये इसका मेन काम होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ब्लड। अभी पढ़ा था फ्लूइड के बारे में कि इट इज द ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। खून देख के डर लगता है, देखो खून में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, ये आपका खून है पूरा, ठीक है। अब जो खून रहता है ना, वो मेनली तीन चीजों से मिलके बनता है, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। जो इसका ये इतना 55% दिख रहा है हिस्सा, ये होता है प्लाज्मा, ठीक है। इसके अंदर पूरा खून पाया जाता है। ये एक प्रकार का, जैसे अपना साइटोप्लाज्मा होता था ना, उसी का छोटा भाई है प्लाज्मा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि खून का जो 55% होता है पूरा, वो क्या होता है, प्लाज्मा के लिए होता है। जो ये 1% होता है ना, ये होता है सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। और जो 45% होता है वो क्या होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो याद रखना कि खून एक सेल नहीं है, खून क्या है, इट इज अ टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब उसके अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। क्या लिखा है इसमें, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी, delivering oxygen and nutrients to the cell and tissues while removing waste products like carbon dioxide। एक लाइन में, एक ही पैरा में पूरी बात लिखेगी। एक ऐसा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी में हर तरफ सर्कुलेट होता है। पहली चीज क्या करता है, ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है सेल्स तक और टिश्यूज तक। और क्या रिमूव करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे कि CO2। हम लोग ये जरूर कहते हैं कि हम लोग नाक से सांस लेते हैं, करते हैं, लेते हैं, लेकिन इस तक ऑक्सीजन लाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक है। ये चीज हो गई, पहली चीज हो गई। दूसरी बात, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 8% ऑफ द अडल्ट बॉडी वेट। अपने बॉडी का 8%। अगर कोई 100 किलो का है तो 8 किलो उसका सिर्फ क्या होगा, ब्लड होगा, ये समझ लो, ठीक है। 50 किलो के हो गए तो 4 किलो तुम्हारे अंदर ब्लड है, किलो के हिसाब से बता रहे, ठीक है। विथ एन एवरेज अडल्ट हैविंग 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड, ठीक है। और पता मेल्स में ज्यादा होता, महिलाओं में कम होता खून, ये होता है, ठीक है। मच्छर बताए थे ना, फीमेल एनोफिली, वो अकेली खून चूसती है, यही होता है। प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। हनी बीज का भी तुम देख लेना कि हनी बीज में जो रानी होती है वही छत्ते को वो देखती है, बाकी जितने भी मेल्स होते हैं वो सिर्फ काम पे लगे रहते हैं, ये रहता है। इतना बात क्लियर हुई। ब्लड किसका कैसा होता है, ब्लड तो इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसका काम क्या होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को क्या करना, डिलीवर करना, और क्या बाहर निकालना, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि CO2। तीन भाग का बना रहेगा, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। जो वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स वो दोनों मिलके मात्र 1% बनाते, और इन्हीं का काम सबसे ज्यादा होता। सबसे पहला आता है आपका क्या, प्लाज्मा।
सिर्फ ये चीज याद रखना वो बना किसका होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। प्लाज्मा जो रहता है ये 55% ब्लड का पार्ट रहता, और कैसा रहता, पेल येलो कलर का। ये क्वेश्चन पूछ ले आता वन डे एग्जाम में कि प्लाज्मा का रंग क्या होता, तो अपन लिखते हैं ब्लड में तो पाया जाता है, ये भी लाल होता होगा, तो लाल नहीं होता, कैसा होता, पेल येलो लिक्विड। इसके अंदर वाटर, सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम, प्रोटीन, अदर वाइटल कंपोनेंट्स जो भी तुम्हें मिले ऑल ऑफ द अबव लगा देना, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर सब कुछ पाया जाता है, ठीक है। करेला चाट है यहाँ की। फिर क्या हो गया, प्रोटीन। प्रोटीन जो इसमें होता है, इसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, सीरम ग्लोबिन, सीरम एल्बुमिन और फाइब्रोजन। यही फाइब्रोजन प्रोटीन होता है जो बाद में आपके क्लॉटिंग में मदद करता है, ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, वो उनके नाम है, देख लो बस एक बार, है ना। सीरम ग्लोबिन, सीरम एल्बुमिन और फाइब्रोजन। तीसरा जो इसका सबसे मेन काम है, ये तो लिख दिया कि 55% ब्लड का भाग रहता है और इन सब चीजों से मिलता है, कोई भी 3-4 चीजें याद रख लो। रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होता है, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एटसेट्रा फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, कि जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड रहता है या फिर हॉर्मोन्स रहते हैं आपकी बॉडी में, इन सबको ट्रांसफर करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। मेन काम किसका होगा, ये प्लाज्मा का। हो गया। नेक्स्ट वन इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिससे खून को जाना जाता है, ठीक है। मतलब खून को इसी से पहचानते हैं, ये खून लाल है मतलब खून है, ठीक है। आरबीसी, और इसी को कहा जाता है एर्थ्रोसाइट्स। कभी एर्थ्रोसाइट्स लिखा आ जाए तो समझ जाना ये किसका नाम है, आरबीसी का, ठीक है। ये क्या होता है, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। जैसे अभी अपन ने प्रोटीन पढ़े थे ना अलग अलग, फाइब्रोजिन, एल्बुमिन, इसी प्रकार से इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या रहता है, हीमोग्लोबिन। और ये कैसा होता है, इट्स एन आयरन रिच प्रोटीन, और इसी के कारण खून का रंग रेड होता है। तो यहाँ पे 3 चीजें याद रखने की, क्या, कि खून के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कैसा होता है, आयरन रिच, और जिसके कारण खून का रंग कैसा होता है, लाल या रेड। क्लियर। दूसरा, अब ये खून बनता कहाँ है, सॉरी आरबीसी बनता कहाँ है, तो आरबीसी बनता है बोन मैरो में। पिक्चरों में सुनना कि कभी जब कैंसर की वो होती है, जो कैंसर सेल्स के लिए स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं, तो उसमें जो काम होता है वो होता है बोन मैरो का। बोन मैरो एक ऐसी जगह होती है जहां पे अपनी बॉडी के कोई भी सेल्स बन सकते हैं, तो वहीं पे क्या बनते हैं, आरबीसी बनते हैं, ठीक है। एंड आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द ब्लड, और ये ब्लड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल हैं, ठीक है। प्लाज्मा एक सेल का नाम नहीं है, प्लाज्मा एक फ्लूइड के लिए है ना। तो सबसे ज्यादा सेल्स कौन से पाए जाते हैं ब्लड में, आरबीसी। कितनी होती है इनकी संख्या, 44%, है ना, इतनी रहती है, 44% होते पूरे ब्लड में। देखो इस प्रकार का रहता है सेल आरबीसी, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, बाई कॉन्केव शेप। कॉन्केव समझते हैं ना, कॉन्केव कॉन्वेक्स, इस प्रकार का बाई कॉन्केव होता है, एक टॉफी जैसा रहता है, कुछ नहीं है। स्ट्रेप्सिल्स आती है ना टॉफी, बिल्कुल वैसे ही दिखता है ये, ठीक है। और रेड कलर रहता है हीमोग्लोबिन रिच साइटोप्लाज्मा के कारण, ये ऐसा रहता है, ठीक है। इसके बाद हमने बोल दिया कि बनता कहां पर है, बोन मैरो में। इसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, 20 to 120 डेज। एक आरबीसी सिर्फ इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है, कम से कम 20, ज्यादा से ज्यादा 120, ठीक है। डिस्ट्रक्शन इन लीवर, और ये इसका डिस्ट्रक्शन कहां होता है जब खराब हो जाता, लीवर में जाकर, ठीक है। फंक्शन इसका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा कहां से कहां तक, लंग्स से लेके टिश्यूज तक। अपने ऑक्सीजन कहां पे आती है, लंग्स में आती है। हमने पूरी एयर ली, अब एयर में जो लेते तो नाइट्रोजन भी आती है, CO2 भी आती है, ऑक्सीजन के साथ साथ और गैसेस भी आती है, डस्ट भी आती है। तो उसमें से रिफाइन करके लंग्स में आरबीसी कैरी करता है क्या,
ऑक्सीजन को, एंड ऑर्गन्स एंड कैरी CO2 बैक टू द लंग्स एंड फॉर एक्सहेलेशन। और क्या करता, अपने बॉडी ऑर्गन्स सेल्स में से CO2 को बाहर लाके लंग्स तक दे देता कि भाई अब तुम इसको बाहर निकाल दो। और ये रेगुलर प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। कभी ये मत सोचना कि सांस रोक के देख रहे रुक रहा कि नहीं, ठीक है। और ये देखते ना कि जब कहीं पे आग लग जाती है कहा जाता है कि नीचे लेट जाओ, अब ये पता हो कि नहीं, ठीक है। मतलब नीचे लेट जाओ का मतलब रेंग रेंग के जाओ नीचे जमीन के बल पे, खड़े होके नहीं जाओ। क्यों? क्योंकि आग में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो धुआं होता है उसमें क्या पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता। और इसकी खास बात ये होती कि अगर ऑक्सीजन, वो आपका आरबीसी है, वहां पे ऑक्सीजन भी और CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कैप्चर करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा। इतना ज्यादा स्टिकी होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जिसके कारण क्या होता है कि आपका दम घुटने लगेगा, ये होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आग लगे ना, सबसे पहले तो अपने चेहरे पे गीला कपड़ा बांध लो, इसलिए नहीं कि स्किन बर्न हो जाएगी, कि आपके अंदर CO की मात्रा कम से कम जाएगी, बहुत ही कम जाएगी। और जमीन के बल चलो, क्योंकि जो ये रहता है ना, ये ऊपर की तरफ उठता है हमेशा, नीचे नहीं रहता है। तो जमीन के बल चलोगे तो बच जाओगे, किस्मत अच्छी हुई तो, ठीक है। ये हो गया। तो क्या हो गया इसका कि लंग्स से बॉडी ऑर्गन्स तक क्या ट्रांसफर करेगा, ऑक्सीजन को, और बॉडी ऑर्गन से लंग्स तक क्या वापस लाएगा, CO2 को। दो काम इसके होते हैं, बहुत ही मेन काम होता है ना। कभी आरबीसी की वो पता करना, पोटेंशियल उसकी नाक बंद कर देना, तो देखो ये होता है आरबीसी। नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन इट, जो आरबीसी के सेल होंगे इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, ये इसकी खास बात होती है, ठीक है। और लास्ट क्या है, एनीमिया डिसीज, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। कहा था कि MP की कम से कम आधी आबादी को, जो महिलाएं हैं 50% महिलाओं को एनीमिया डिसीज है, उनके अंदर आयरन की कमी है। नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये इस प्रकार के होते हैं, कहने का जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, लेकिन इतने प्रकार के होते हैं। अब क्योंकि इनका देखो, पहली चीज वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, इनका काम होता है हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना, ठीक है। सैनिक होते हैं, तो हर प्रकार की बीमारी के लिए अलग अलग सैनिक लगाएंगे, ठीक है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। लुके हुए होते हैं चुपचाप, है ना, तो ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। कलरलेस ब्लड सेल्स होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। कलरलेस ब्लड सेल्स होते हैं, कहां पे बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, वही जहां पे आरबीसी बन रहे थे। इनकी जिंदगी कितनी होती है, 2 से 4 दिन, लड़ते लड़ते शहीद, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो। उनकी होती थी कितनी, 20 to 120 डेज, ये होती है 2 to 4 डेज। पहली चीज, न्यूक्लियस इसमें क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा, आखिर लड़ना है, ठीक है। प्ले की रोल इन द इम्यून सिस्टम बाय फाइटिंग इन्फेक्शंस, इनका मेन काम रहता है इम्यून सिस्टम को बना के रखना, अपनी बॉडी के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। कैसे, फाइटिंग इन्फेक्शन से लड़के। अब मेन चीज क्या रहती है इसमें, कि अगर हम पूछे कि अपनी बॉडी में आरबीसी और WBC का रेशियो क्या होगा, कितना होगा रेशियो, ये रहता है, अगर आरबीसी 600 है तो ये रहेगा मात्र 1, इतना रहता है, ठीक है। अब सोचो कितना खतरनाक काम करता होगा, कि एक बंदा के लिए 600 की रक्षा करता है, ठीक है। आरबीसी WBC हो, ऐसा नहीं कि WBC की संख्या बढ़ा दो तो बॉडी और अच्छी हो जाए। जो कैंसर होता है ना, वो इसी कारण होता है कि अपनी बॉडी में एकदम से WBC की संख्या बढ़ने लगती है, अचानक से पता ही नहीं चलता क्यों बढ़ गई। वो बढ़ने के कारण बॉडी अपने आप में लड़ने लगती है, एक दूसरे के सेल्स को काटने लगती है, तो वो एक दूसरे को काटते हैं, यहाँ पे हम खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है कैंसर में। ठीक है, अगला फिर क्या है इसमें, कि इसके जो टाइप्स होते हैं वो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहले को कहा जाता है ग्रेन्युलोसाइट्स, देखो WBC को क्या कहा जाता था, ल्यूकोसाइट्स। इनमें जो सबसे पहला आता है वो क्या कहलाता है, ग्रेन्युलोसाइट्स। ये इसमें भी सब कैटेगरी होती है 3, सिर्फ नाम याद रखना, कुछ याद नहीं रखना,
ठीक है, मेन चीज तुम लोगों ने सीख ली कि इन्फेक्शन से लड़ता है। ठीक है, अब इसके नाम बस देख लो, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, क्योंकि कि ग्रेनुलोसाइट्स किसका टाइप होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का। इसमें जो सबसे पहला पाया जाता है वो कहलाता है न्यूट्रोफिल्स। अब फंक्शन याद होगा ना तो नाम अपने आप याद हो जाएगा। न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रिशन से बना है, ये 60 to 65% डब्ल्यूबीसी को कवर करता है। ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड एक्ट एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। बैक्टीरिया को खत्म करना, और सबसे पहले जो शहीद होता है वो कौन सा होता है आपका, न्यूट्रोफिल्स। सबसे पहले जो रिएक्ट करेगा वो होगा न्यूट्रोफिल्स। दूसरा होगा एसिनोफिल्स। ये क्या करेगा, ये सिर्फ 2 से 3% भाग होता है डब्ल्यूबीसी का, ये पैरासाइट से लड़ता है। ऊपर वाला किससे लड़ता था, बैक्टीरिया से। नीचे वाला जो एसिनोफिल्स, ये किससे करे बचाएगा, पैरासिटिक इन्फेक्शन से, जिसमें क्या आती है आपकी सभी एलर्जी। जिसकी बॉडी में एसिनोफिल्स कम पाया जाएगा उसको किसी ना किसी चीज की एलर्जी बनी रहती है। जैसे कि हमें कि डस्ट में चले जाए तुरंत छींकें आने लगेंगी, स्नीजिंग होने लगेगी, वो इसी कारण होता है। ठीक है, तीसरा है बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स क्या हो गया, 0.5 से 1% किसका बना होता है, डब्ल्यूबीसी का बना होता है, सबसे कम यही पाया जाता है। ये क्या करता है, हिस्टेमाइन नाम का प्रोटीन आपका वो करता है, रिलीज करता है, आपको एलर्जी से बचाने का जो काम रहता है। कहते हैं ना किसी को किसी भी चीज से एलर्जी हो जाती है, किसी को इलायची से रहती है, किसी को डस्ट से रहती है, किसी को किसी इंसान के होने से होती है एलर्जी, है ना। तो वो तो नहीं हट सकता, लेकिन जो और एलर्जी है वो इससे हट जाती है, किससे, हिस्टेमाइन से। आपको एलर्जी कम से कम हो वो इस कारण होती है। तो तीनों होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ईसोफिल्स और बेसोफिल्स। ये किसके अंदर आते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स के अंतर्गत। ठीक है, अब शेप पे तो नहीं जाओ, शेप अलग अलग होते हैं। ये होते हैं मेन टी सेल्स, बस इसका शेप देख लो। ठीक है, टी सेल्स होते यही हमारे बॉडी को बचा के रखते हैं, और कोविड के टाइम पे जो अटैक हुआ था ना जिन सेल्स पे, वो यही सेल्स थे। ठीक है, और उस दिन बताया था कि एड्स जो होता है, एड्स में जो सेल सबसे पहले डैमेज होते हैं वो कहलाते हैं टी सेल्स। ठीक है, जो सबसे मेन अपनी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो कहलाते हैं टी सेल्स। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे होते हैं, ये होगा ग्रेन्युलोसाइट्स, ये होगा अग्रेन्युलोसाइट्स। सिर्फ ए लग गया नाम पे। नाम क्या होता है इसका, सबसे पहले होते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या होते हैं, क्लीन अप डेड सेल्स, प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस माइग्रेटिंग टू द इन्फेक्शन साइट्स। एक काम इनका रहता है कि जो डेड सेल्स होते हैं ना उनको क्लियर करता। अपन ने पढ़ा था लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स को क्या कहते थे, सुसाइडल बैग। जब सेल खराब होता था वो अपने आप को बस्ट कर देता था। ठीक है, अब उसका कुछ चीज तो घूम रही होगी बस्ट होने के बाद, है ना। तो उन सभी चीजों को क्लियर करने का काम क्या करता है, मोनोसाइट्स करता है। डेड सेल्स को क्लीन कर देता है। और क्या करता है, जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस मतलब ये सब वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, सब कुछ, इन सब से बचाता है बॉडी को। दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स। ये क्या करता है, बी लिम्फ और टी लिम्फोसाइट्स को बनाता है। जो भी हमने बताया था ना, टी सेल्स और बी सेल्स, इनको ये बनाता है। और ये सबसे मेन होता है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, कि कोई भी सेल या कोई भी चीज अपन को जो रिएक्ट करती है उससे बचाने का काम क्या करता है, लिम्फोसाइट्स करता है। तो जितने भी इसके टाइप्स है ना, सबका एक पर्टिकुलर रोल होता है। फिर से देख लो, न्यूट्रोफिल्स क्या करता था अपना, बैक्टीरिया से बचाता था। ईस्नोफिल्स क्या करता था, पैरासाइट से बचाता था। और बेसोफिल्स क्या करता था, हमको एलर्जी से या फिर हिस्टामाइन को रिलीज करता था। ठीक है, इसी के बाद मोनोसाइट्स में क्या करता था, डेड ऑर्गेनेल्स, डेड सेल्स को क्लीन करता था। और लिम्फोसाइट्स क्या करता था, ये बी सेल्स और टी सेल्स को बनाता था, जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए इसेंशियल होते हैं। इतना काम होता है। अगर छोटी चीज में याद रखना तो ये कर लो, हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। और डिटेल में जब बताना हो तो इस प्रकार से इसको बताया जाता है। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं को घुमा के दे दिया जाता है कि इसका फंक्शन इससे जोड़ के बता दिया जाता है। अब बताओ, ठीक है। जो एमसीक्यूज आते हैं वो बस कुछ नहीं करते, वो इसको चेंज कर देते हैं कि इसका फंक्शन किसी दूसरे से अरेंज करके दे देते हैं। तो ये बस याद रखना, ठीक है, कि ये सब किसके पार्ट है, व्हाइट ब्लड सेल्स के। और
और ये चीज हमने पहले दिन की थी क्लास में कि साइंस ऐसे चीजें हमें आपको समझा सकते हैं कि चीज को समझना कैसे, याद करना सिर्फ आपके ऊपर है, वो उसी से होगा जितना ज्यादा आप उसको रिवाइज करोगे। क्योंकि देखो टॉपिक का आधा काम हमने करवा दिया है कि समझने का, अब उसको याद तभी होगा जब उसको 2-3 बार आप रिवाइज करोगे, है ना। ये होगा कि तुम लोग को रटना नहीं पड़ेगा, तुम लोग को समझ में आएगी चीज ये आखिर होता क्या है। किसी चीज का फंक्शन बता दिया, होता क्या है, अब बस क्या करना है, इसको रिवाइज करना है ज्यादा से ज्यादा बार। फिर आते आपके प्लेटलेट्स, ठीक है। अब ये क्या होती है, एक एक दो बॉल्स आती है कि पानी में बॉल डालो तो वो ऐसे फूल जाती है। एक चाइना बॉल आती थी, जेली वाली बॉल्स आती हैं, बस ऐसे ही रहते प्लेटलेट्स कि इनको लगा कि खतरा है तो ये ऐसे फूल जाते हैं, स्टार बन जाता है। होते क्या है, दीज आर टाइनी डिस्क शेप सेल होते हैं, ऐसे डिस्क शेप के सेल्स होते हैं। ये भी कहाँ बनते हैं, आपके बोन मैरो में, है ना। और इनका लाइफ स्पेन भी बहुत ही छोटा होता है, कितना, 3 से 5 दिन तक बस। इनमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो सिर्फ न्यूक्लियस किस में पाया जाएगा, वाइट ब्लड सेल्स में, ठीक है। प्ले अ क्रूशियल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग एंड वुंड हीलिंग, ये एक बहुत ही मेन रोल करते हैं, प्ले किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में या वुंड के हीलिंग में। कोई भी घाव हो जाता ना उसको भरने में, या फिर कहीं से खून बह रहा हो तो उसको रोकने में। दे प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम बाय फॉर्मिंग क्लॉट्स एट द इंजरी, जब भी कहीं कट लग जाता है तो वहां से खून निकलता है, तो उस खून को रोकने में इनका ही सबसे मेन रोल रहता है प्लेटलेट्स का। ऐसे रहते हैं, एक्टिवेट होके इस प्रकार से बन जाते हैं, ठीक है। और क्या निकालते हैं फिर अपने आप से रिलीज, क्या करते हैं, फाइब्रिन नाम का प्रोटीन रिलीज करते हैं। तो जहां पे जैसे ये खून यहां से निकल रहा है, ये निकल रहा है खून, देखो इंजरी हो गई, ये टूट गया, खून निकल रहा, तो इसने क्या किया कि आसपास के सेल्स को पकड़ के उनसे चिपक के यहाँ पे उसने क्या कर लिया, एक बांध सा बांध लिया, एक दूसरे का ग्लू टाइप का लगा लिया। तो ये कहलाता है क्या, आपका ब्लड क्लॉटिंग, है ना। प्लेटलेट्स रिलीज फाइब्रिन एंड सील द ब्लड वेसल वॉल, ये फाइब्रिन नाम के प्रोटीन को रिलीज करता है, और जहां से भी आपका क्लॉटिंग हो रहा है उसको क्या कर देता है, उस हिस्से को सील कर देता है। इसका काम रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा बन जाता है। अब ये अपने आप से क्या करता, और सेल्स को चिपका लेता है और एक दीवार बना के इसको सील कर देता है। ये रहता है प्लेटलेट्स का काम। एक लाइन में कहे तो क्या करेगा कि इट वर्क्स टू क्लॉट द ब्लड, है ना, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। नेक्स्ट वन इज वेसल्स। अब देखो ब्लड पूरा पढ़ लिया, लेकिन अपनी बॉडी में ब्लड कहां से फ्लो होता है, किस किस अंदर से, तो ये होता है ब्लड वेसल्स से। 3 प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं। सबसे पहला आर्टरीज, ठीक है, ये समझ लो, ये मोटा ट्यूब है, ये पतला सा ट्यूब है, वेंस ऐसा रहता है। कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अपना हार्ट जो ब्लड को रिलीज करता है वो बहुत ही स्पीड में करता है। देखते हैं ना, स्क्वीज होता है हार्ट, बार बार हार्ट बीट होती है, तो एक बीट करती है हार्ट को स्क्वीज करने का काम, पिचकाने का काम। तो जब किसी चीज को आप पिचकाओगे तो एकदम से फ्लो होगी चीज। तो जब हार्ट से ब्लड निकलता है जिसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है, तो वो किससे निकलेगी, आर्टरीज से, ठीक है। वेन्स क्या होती है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, ये अपनी पूरी बॉडी में फैली रहती है, क्या, वेन्स। ये क्या कर, आर्टरीज भी फैली रहती है, लेकिन ये क्या करेंगी कि अपनी बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया उसको लाके कहां तक पहुंचाएंगी, लंग्स तक पहुंचाने का काम करेगी, ठीक है। ये क्या काम करती है, आपकी वेन्स करती है। हार्ट तक पहुंचाएगी, हार्ट से फिर लंग्स तक पहुंचाएगी, सॉरी, ठीक है। ये क्या करेगी, पहले हार्ट तक पहुंचाएगी, हार्ट इसको पंप करके कहां पहुंचाएगा, लंग्स तक, लंग्स फिर से उसमें ऑक्सीजन भर के हार्ट तक पहुंचाएगी, फिर हार्ट उसको फिर से कैरी करके किस में पहुंचाएगा, आर्टरीज तक। इसीलिए अपनी बॉडी में 2 बार होता है, डबल सर्कुलेशन होता है ब्लड का, ठीक है। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। जब हम लोग हार्ट को पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी बस याद रखो आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तीसरा ये हो गया कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करेगा, कनेक्ट करेगा आर्टरीज को किससे, वेन्स से, एंड फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स वेस्ट बिटवीन ब्लड्स एंड टिश्यू।
ब्लड और टिश्यू के बीच आपकी चीजों का आदान प्रदान हो पाए, क्या क्या, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, इन सब का काम क्या करेगा आपका कैपिलरीज, कनेक्टर हो गया दोनों का। ठीक है, आई बात समझ में? होता क्या है ये चीजें। ठीक है, अभी जो हमने ब्लड का पढ़ा वही चीज लिखी है, सिर्फ समराइज वे में। क्या लिखा है? फंक्शंस ऑफ ब्लड। पहला होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन को करता है लंग्स से टिश्यूज तक, और CO2 को टिश्यूज से लेके कहां करता है? लंग्स तक। दोनों प्रकार का वो करता है ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से अंदर भी लाता है और बाहर भी ले जाता है। हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स को अंदर लाएगा और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर ले जाएगा। ठीक है, ये इसका काम होगा। क्लियर होगा? दूसरा होता है रेगुलेशन। रेगुलेट क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को। ठीक है, आपको जो बुखार चढ़ता है वो क्या होता है कि जैसे ही इसने जो अपना ब्लड का थोड़ी भी टेम्परेचर बढ़ेगा ना, वो बुखार चढ़ जाएगा पूरी बॉडी को। ये रहता है। पीएच लेवल को बना के रखता है। सबने पीएच जानते हो क्या कहलाता? क्या होता पीएच? को एक जन बताओ। सबने पढ़े बचपन में एसिड बेस। बताओ, जो भी बताओ पीएच के बारे में। हाँ, स्केल होता है एसिड बेस के लिए। होता क्या है वो, क्या बताता है? ठीक है, ये बताता है। और क्या बताता है? उसकी स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, पीएच स्केल क्या बताता है? स्ट्रेंथ को बताएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। तीसरा तीसरा क्या करता है? फ्लूइड को आपकी बॉडी में बैलेंस करके रखेगा। चलो बाद में उठा लेना, कोई नहीं। ठीक है, फ्लूइड को बैलेंस करके रखेगा, बॉडी टेम्परेचर बनाएगा, पीएच लेवल को बनाएगा और फ्लूइड बैलेंस। जैसे कि हम हर चीज खाते हैं, किसी का पीएच ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। कॉफी पीते हैं उसका पीएच रहता है 5। ठीक है, टूथपेस्ट करते हैं उसका पीएच होता है 8। इसी प्रकार से विनेगर पीते हैं, उसका विनेगर मतलब कोई भी साइट्रिक है ना, उसका रहता है 3.5, कुछ ऐसा रहता है। अब इतने अजीबोगरीब पीएच हम पीते हैं, उसके बावजूद अपनी बॉडी का पीएच कितना रहता है? 7.4। मतलब थोड़ा सा वो क्या होता है, बेसिक नेचर का रहता है। अगर इससे 0.3 भी हो जाए ना तो आप बीमार पड़ जाओगे, इतना खतरनाक रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई हाई कंसंट्रेशन का कुछ भी अंदर नहीं लेना, ना बेसिक ना एसिडिक। ठीक है, एसिडिटी होती तो क्या करते यूज? इनो, है ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? MgOH2, जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। है ना, ये क्या होता है? एक बेसिक होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। बस इतनी सी चीज होती है। तीसरा क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन से हमें बचाता है। इसका काम कौन करेगा? वाइट ब्लड सेल्स और एंटी बॉडीज करेगी। इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। दो काम करेगी, एक तो इन्फेक्शन से बचाएगा और ब्लड क्लॉटिंग को रोकेगा ये। ठीक है, ब्लड लॉस को रोकेगा क्लॉट करके। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? चौथा क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिलीवर्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड टू द सेल्स। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उन सबको क्या करेगा? ये डिलीवर करेगा। हमने कल पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम किसका? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। उसमें जो तीसरी प्रोसेस होती है, पहले कौन सी होती है? इजेशन, दूसरी डाइजेशन, तीसरी एब्जॉर्प्शन। वही एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के बारे में बात बता रहा कि इंटेस्टाइन से पूरे ब्लड सेल्स तक जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो ट्रांसफर कौन करेगा? आपका ब्लड। ठीक है, लास्ट हो गया वेस्ट रिमूवल। ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फॉर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की मदद से सभी चीजों को बाहर निकाल देगा। जो आपका लंग्स है ना, वो भी एक प्रकार का क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्या निकालता? CO2 को बाहर। आपकी स्किन है वो भी क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्या बाहर निकालती है? स्वेट को, है ना। ये चीज याद रखना। ये बात क्लियर हुई?
अब इसका लास्ट टॉपिक ब्लड का है ना, ये अंतर करता है सभी के बीच में, है ना, खून का रिश्ता है तो कैसे अलग अलग करते हो। ठीक है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, तीन प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है मेनली, ए बी और ओ, है ना, फिर इन्हीं का एक और रहता है ए बी बन जाता है। सबसे पहले आता है टाइप ए। ऐसा टाइप ए, देखो इसमें समझो, अगर आपका ग्रुप ए है तो क्या कहलाएगा, आपके अंदर जो एंटीजेंस होंगे वो भी क्या होंगे, ए टाइप के होंगे। एंटीजन ए होंगे जो कहां पाए जाएंगे, ब्लड सेल्स में पाए जाएंगे, आरबीसी के अंदर, है ना। और एंटीबॉडीज वो क्या पाई जाएंगी, प्लाज्मा में पाई जाएगी, वो हमेशा उल्टी होगी। एंटीबॉडी हमेशा उल्टी रहती है, याद रखना। अगर ए है और एंटीबॉडी क्या होगी, बी। इसका मतलब क्या है, एंटीबॉडी बी मतलब कि अगर तुमने गलती से ए वाले के साथ बी को मिला दिया तो हम गड़बड़ कर देंगे, है ना, हम एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को मारने लगेंगे, है ना। एंटीबॉडी बता दे कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, हमको मत लाना यहाँ। ए के साथ इसलिए ए को मिलाया जाता है, एंटीबॉडी इसमें बी पाई जाती है, अगर तुमने बी मिलाया तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी प्रकार से बी होता है तो इसका एंटीजन भी क्या होगा, बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। फिर आता है तुम्हारा ए बी। कहते हैं ना, ए बी ऐसा होता है किसी का भी ब्लड ले लेता है, जिसको ए बी है सबसे बढ़िया, कहीं भी रहो, है ना। ए बी वाला होता है, उसके पास एंटीबॉडी नहीं होती है, तो बोलता हम तो फ्री हैं, कहीं से भी कुछ भी ले लेंगे। लेकिन एंटीजन भी क्या क्या होते हैं, ए और बी। ओ वाले के साथ सबसे ज्यादा खतरा है, उसकी एंटीबॉडी ए भी होती है बी भी होती है, लेकिन क्या होता, एंटीजन इसका एब्सेंट होता है। मतलब ओ वाला केवल ब्लड किसका ले सकता है, ओ का अकेले ले सकता है, वो किसी का भी ब्लड और नहीं ले सकता। ये इसमें मेन अंतर रहता है। अब इसके बाद ये आता है, ये चीज देखो इसमें लिखा, टाइप ए में एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होती है। एंटीजेंस किस में पाए जाएंगे, हमेशा आरबीसी के अंतर्गत, और एंटीबॉडीज किस में पाई जाएगी, प्लाज्मा के अंतर्गत। ये बात याद रखना, ठीक है। बी में भी वो होगा, एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडीज क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ए बी में क्या हो जाएगा, ए और बी एंटीजेंस दोनों होंगे, लेकिन नो एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। ओ में क्या होगा, कोई भी एंटीजन तो होगा नहीं, लेकिन एंटीबॉडीज दोनों होंगी, ए बी और ओ बी। इसीलिए फिर देखो दूसरा क्या होता, अपन ने ब्लड ग्रुप तो पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद बोलते बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। ये क्या होता है, तो ये होता है आरएच फैक्टर के कारण। आरएच का नाम पता क्या है, एक मंकी के नाम पे रखा गया था, उस मंकी का नाम था रेसिस, जिसपे सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक मंकी था रेसिस नाम का, उसकी बलि हो गई, चढ़ गई, ठीक है, देखो उसके सम्मान में ये हो रख दिया आरएच फैक्टर, ठीक है। तो जिसमें भी आरएच फैक्टर पाया जाता था, प्रेजेंस ऑफ आरएच, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। आरएच एंटीजन जो रहता है, अगर आरबीसी में पाया जाएगा तो अपन कहते हैं कि पॉजिटिव है, ठीक है, और जिसमें ये नहीं पाया जाता उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव है। तो इसी प्रकार से अगर तुमको दे दिया, चलो इसमें बताओ तुम लोग, अभी तुम लोग को बताया कि जो ए बी होता है वो सब प्रकार का ब्लड को एक्सेप्ट कर लेता, और ओ होता है वो सबको ब्लड दे सकता है ना। जो ओ वाला है वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, सबको ब्लड दे देता है, ठीक है। तो अब ये बताओ, एक लिख दिया हमने ए बी पॉजिटिव, एक लिख दिया ए बी नेगेटिव, एक लिख दिया ओ पॉजिटिव, एक लिख दिया ओ नेगेटिव। अब इसमें बताओ कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और कौन सा यूनिवर्सल डोनर है। ओ कौन सा वाला, वो पॉजिटिव डोनर है, गलत, वो नेगेटिव होगा, यूनिवर्सल डोनर। ऐसे याद करो, बेचारे ने तो चीज निकाल दी, अब चला गया, है ना, कुछ बचा ही नहीं तो नेगेटिव में चला गया, ठीक है। और ए बी पॉजिटिव, ये क्या होगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। ये हर प्रकार का खून ले सकता, कहीं से भी ले आओ। एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है, जो ये बताता है कि डिफरेंशिएट करता है कि एक ही ब्लड के अंदर भी कई प्रकार पाते हैं। तो हमने इनको तीन कैटेगरी में बांट लिया था, चार, ए बी और ओ।
ये होता है, सबके एंटीजन अलग अलग पाए जाते हैं और उसी के अनुसार एंटीबॉडी होती है। कि अपने हमने कहा था ना कि बॉडी में खास बात होती है, वो किसी भी फॉरेन मटेरियल को लेने से बचता है। अगर कोई फॉरेन मटेरियल आ जाए तो उससे लड़ने लगता है ना। इसलिए कहते हैं कि ट्रांसफ्यूजन हो जाता है ना। इसी कारण देखना कि कुछ कपल्स जो होते हैं ना, उनका जो बच्चा होता है वो कुछ समय तक बस जिंदा रहता है, फिर वो मर जाता है। क्यों होता है? इसके कारण कि माँ का अलग होगा ब्लड ग्रुप, पिता का अलग होगा, और बच्चे के में जो ट्रांसफ्यूजन, और खासकर ये होता है दूसरे बच्चे में। पहला बच्चा तो तब भी बच जाएगा, लेकिन दूसरा तुरंत मर जाएगा। इस कारण तो ये कहा जाता है, तो आजकल ये कहा जाता है कि शादी से पहले अपने ये मिलवाओ ब्लड ग्रुप, है ना। कुंडली बाद में मिला ना, पहले ब्लड ग्रुप मिलवाओ कि बाद में बच्चे को दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, ये चीज होती है। बोला था कि इसीलिए अपने यहाँ जो सिस्टम चलता था ना, गोत्र का सिस्टम, वो कहीं ना कहीं इसी से लिंक रहता था। क्योंकि गोत्र में क्या रहता था कि जो एक परिवार के रहते थे उन सभी का ब्लड ग्रुप एक सा होता था, इसी प्रकार से वो चलता था, ये कहा जाता था। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब सब बंद कर दो कॉपीज, है ना। अगला टॉपिक है वो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो कल का क्लास का था वो हमें पूछ लेने दो। सिर्फ सेल्स के हमने दिया था, तुम लोग फ्री हो, तुम लोग सिर्फ सुनना है ना। 3 जन आज के लिए फ्री हो, कल से तुम लोग से पूछेंगे। जिसकी खुली रही किताब उससे सबसे ज्यादा पूछेंगे, है ना। ठीक है, जिसका नाम याद है उससे पूछते जा रहे हैं। सिर्फ सेल्स कहा था कि दोनों कहा थे? ठीक है, सेल्स अकेले आज पूछ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अनीश, जिसका नाम याद है उसी से पकड़ेंगे पहले। सिंपल पूछेंगे। क्या हो गया? ठीक है, चलो अनीश बताओ। सेल मेम्ब्रेन किस मॉलिक्यूल की बनी होती है? ठीक है, आगे आस्था। बढ़िया, फॉस्फोलिपिड। दूसरा क्वेश्चन अनीश, है ना। 3 पूछेंगे, अब फिर देख लेना अपना स्कोर कैसा रहा। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहा जाता है, उसमें किस प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं? लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहते हैं, उसमें एंजाइम कौन से पाए जाते हैं? कुछ नाम था एंजाइम का? दिव्या, और कोई बताएगा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, 2 हो गए, तीसरा हैट्रिक नहीं करना है ना। डीएनए सेल में कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है? हाँ, इसके अलावा बताओ। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, और कोई बचा? होता है कि नहीं, हम पूछ रहे हैं। ठीक है, 3 जगह पाया जाता है, जो शुरू के तुमने 3 बोले। ठीक है, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, जो क्रोमोसोम होता है वो खुद न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुमने एक ही चीज को फिर 2 बार गिना जाएगा। ठीक है, चलो हैट्रिक नहीं हो पाए, फिर इसका नाम भूल गए। स्वाति, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी किस रूप में बनाता है? फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। प्लांट का कौन सा सेल ऑर्गेनेल होता है जो मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करके रखता है? जो वेस्ट टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको स्टोर करके कौन सा रखता? वैक्यूल।
पक्का? ठीक है, देख रहे तुम लोग का कॉन्फिडेंस कितना है। ठीक है, ये तो गलत होगा। एनिमल सेल जो होता है वो फूड को किस रूप में स्टोर करके रखता है? बड़ा था एनिमल सेल, प्लांट सेल, वो फूड को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो किस रूप में रखता है? ये कोशिश तो हम रखेंगे कि तीन के तीन से ही नहीं हो पाए। पता है निश, बताओ। हम्म, बहुत बढ़िया, ग्लाइकोजन। ठीक है, याद रखना। आज था, एक क्वेश्चन हो गया था, दूसरा बताओ। डैक्टोसोम्स क्या कहलाते हैं? किस में पाए जाते हैं? प्लांट सेल्स में। ठीक है, सिंपल हो गया था। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है, उसका फंक्शन क्या होता? लिपिड्स ऑफ फैट को स्मूथ और रफ। ठीक है, ज़्यादा सिंपल हो गया आज। सेल अकेले नहीं पूछना, ठीक है। कोई तीन इसके वो फंक्शंस बताओ, डिफरेंशिएशन बताओ प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स के। हाँ, उसकी साइज नहीं बताना, उसका वो नहीं बताना कि अंडर डेवलप्ड है मोर डेवलप्ड है, इसको छोड़ के। ये नहीं बताना, ये बोल रहे। ठीक है, ठीक है, हो रहा, ठीक है, बढ़िया। फिशन और बडिंग होती है, ठीक है, बढ़िया। तीसरा? हाँ, और बता दो। ठीक है, बढ़िया। चलो दिव्या, लिख लिया ना? ठीक है, प्लास्टिड्स जो तीनों प्रकार के होते हैं, तीनों के फंक्शंस बताओ। हम्म, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, बताना नहीं कोई। ठीक है, कलर देता है। नहीं पूछ रहे हम। नहीं नहीं, सही है, सही है। ठीक है, हम्म, ऑप्शंस दें फिर कंफ्यूज करने को? नहीं देना, चलो बताओ, बताओ जल्दी। ये सही है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, काम क्या होगा? सही है तुम्हारा, इसको खाने को स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में। ठीक है, सही है तुम्हारा। डराते इसलिए है क्योंकि जब ऑप्शंस आते हैं ना तो चारों के चारों सही लगते हैं, फिर जो जंप करते हैं ना, हम पहले ए था नहीं बी लगा दिया, इसलिए डराया जाता है। सेंट्रोसोम क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, इसका फंक्शन क्या होता? कल भी पूछा था हमने। नहीं पता? ठीक है, और कोई सेंट्रोसोम? प्रशंसा। बढ़िया, सेल डिवीजन को इनिशिएट करते हो एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तीसरा, जो माइटोसिस प्रोसेस होती है उसमें 5 फेज होते हैं, पांचों के नाम बताओ।
आराम से। क्लिक नहीं, कोई नहीं। अनुराधा। हाँ। हाँ, साइटोनेसिस होता लास्ट वाला, उससे पहले कौन सा होता? टेलोफेस। ठीक है। तो 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस और साइटोनेसिस। कितने उसमें बनते हैं डॉटर सेल्स माइटोसिस में? ठीक है। तो दो बनने के लिए फेसेस होते हैं। कहाँ गया? ये होती है फेसेस। ये रहता है तुम्हारा इंटरफेस सबसे पहला। ठीक है, मतलब इसको गिनो नहीं गिनो बराबर है। फिर होता है प्रोफेस, अपने आप को डबल करना शुरू करता है। जितने ऑर्गेनल से अपने आप को डबल करना शुरू किए। मेटाफेस में क्या करता है? ये सब दूर होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट होना। इसमें होता है जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वो भी बटना शुरू हो जाता। और ये बिल्कुल फाइनल स्टेज में आ जाता है कि एक सेल के अंदर दो सेल्स प्रेजेंस हो जाते हैं। ठीक है। और साइटोनाइसिस में दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए दो में बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। डाइवर्सिटी पढ़ा है? ठीक है, चलो। हाँ, बता दो, सिंपल ही पूछ रहे हैं। माइकोप्लाज्मा होता है वो किस किंगडम के अंदर आता है? माइकोप्लाज्मा। 5 किंगडम होते हैं, 5 किंगडम के नाम बताओ। फंजाई, एनिमल। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। और कोई बचा? हो गए सब। लक्ष्मी। न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन पाया जाता है वो किस मटेरियल का बना होता है? डीएनए और? कोई बताना नहीं, यहाँ से सब दिखता है। हाँ, प्रोटीन का नाम क्या है? बढ़िया। न्यूक्लियस क्रोमेटिन होता किसका बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। 80s और 70s ये क्या है और कहाँ पाए जाते हैं? बढ़िया। किस में पाए जाते हैं? 70s किस में पाए जाते हैं? ठीक है। एक यूकारोटिक में। ठीक है, बढ़िया। लास्ट रो बताओ। लाइकोपिन जो पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट में वो किस कलर का देता है? कौन सा कलर प्रोवाइड करता है लाइकोपिन? रेड कलर। ठीक है। लाइकोपिन होता वो टोमेटो में रेड कलर प्रोवाइड करता है ना? और अपनी बॉडी में रेड कलर कौन देता है? हीमोग्लोबिन। हाँ, कैरोटीन वो ऑरेंज कलर देता है ना? और कौन बचा? सब हो गए। तुमसे पूछ लिया था। ठीक है। कल जो नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो प्रिपेयर करके आना। ठीक है। प्लांट्स वाले एनिमल वाले कैसे होंगे? एग्जाम्पल से याद करना। अभी रुको, अभी आज का बचा है थोड़ा सा। थोड़ा सा बचा है। क्या? कोई बात नहीं, 5 मिनट में बहुत हो जाएगा। जो नए लोग हैं,
जो आज बताया है आप लोगों से वो कल पूछेंगे, ठीक है? इसको छोटा कर देंगे, अभी पूछ ले, नहीं अभी तो नहीं पूछना, ठीक है? कल का जो हमारा टॉपिक चलेगा वो है दैट इज नर्वस सिस्टम। एक बार थोड़ा सा देख लो डिटेल, ये कल जब आओगे तो तुम लोग का तैयार रहेगा। नर्वस सिस्टम जो अभी हमने वो पढ़ा था नर्वस टिश्यू, उसके जो बड़ा भाग होता है वो कहलाता है नर्वस सिस्टम, ठीक है? नर्वस सिस्टम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा नर्व्स का और सेल्स का, या मतलब न्यूरॉन्स का, डेट ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऐसा सिस्टम जो कि नर्व सेल्स का बना होता है, न्यूरॉन्स का बना, और जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में सिग्नल को ट्रांसमिट करता है डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के, ठीक है? क्या करता काम? रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग बॉडीली फंक्शंस। जो बॉडी के फंक्शंस होंगे उनको कंट्रोल करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा। कैसे कैसे? मूवमेंट का कैसा होगा? थॉट्स, सेंसेशन और ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे? जो आपकी हार्ट बीट हो गई, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सब कहलाती है ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज, इनको करता है। अब जो आपका नर्वस सिस्टम होगा वो दो भागों में बटा रहता है मेनली, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो तुम्हारा दिमाग अभी काम कर रहा है ना, वो किस में आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो जिसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है? ऑटोनॉमिक में आएगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो क्या करेगा? एक करेगा बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम, एक करेगा रिलैक्सेशन का काम। एक रिलैक्सेशन दिलवाएगा और एक उससे ज्यादा काम करवाएगा। ये इसके बेसिक फीचर्स हैं। ज्यादा बड़ा नहीं, करवा दें क्या? देख लो नहीं तो ठीक है, ये बना लो, ये कर लो बस। कल अच्छे टॉपिक्स होंगे, कल होगा, देखो हम ऊपर से नीचे आते जा रहे पूरे। ब्लड अपन ने देख लिया, ब्लड क्या होता है? नर्वस सिस्टम चल रहा। कल फिर चलेगा अपना, क्या चलेगा? हार्ट चलेगा, ठीक है? हार्ट चलेगा, हार्ट के बाद क्या आएगा? लंग्स, या मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा, ठीक है? इस प्रकार से कल ये तीन टॉपिक चलेंगे। इसलिए कह रहे इसका रिवीजन करते जाना, नहीं तो एक बार गया तो वह हमेशा के लिए भूल जाओगे, ये चीज है। जो आज पढ़ाया उसमें कोई इशू? अगर नोट किया हो तो देख लेना एक बार, उसमें एक बार देख लो जो आज का किया क्लास का, उसमें कोई है किसी को दिक्कत उस टॉपिक में? पीछे नोट किया कि नहीं? क्या? अच्छा, आरएच ग्रुप। हाँ, एक चीज याद रख लेना, इसको दिया था लैंडस्टीनर ने। नाम पूछा जाता ब्लड ग्रुप को किसने डिफाइन किया था? नाम क्या था? लैंडस्टीनर। स्टीनर, इसने ब्लड ग्रुप को डिफाइन किया था सबसे पहले, ठीक है? हाँ, मेंस में देखो, कोशिश करेंगे हम डाल दें। टॉपिक बता देंगे, टॉपिक आएगा तो पहले ही आएगा मेंस का। जो सेल्स का था ना वो ये के लिए आएगा सिर्फ, है ना? अभी जिसको वो नहीं मिला था हैंडआउट्स, वो लेते जाना। आरएच का देखो ये था सिंपल सा, इन्होंने एक मंकी पे ट्राई किया था कि फैक्टर्स क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है? तो इन्होंने देखा था कि दो प्रकार के रिएक्शन हो रहे हैं। या तो इसके अंदर जैसे एक प्रोटीन होता था, आरएच नाम उसको दे दिया प्रोटीन को नाम, कि अगर जो एंटीजन, एंटीजन भी एक प्रोटीन है,
अगर किसी आरबीसी के अंदर ये वाला प्रोटीन, ये वाला एंटीजन पाया जा रहा है तो हम उसको क्या कह देंगे, आरएच पॉजिटिव कह देंगे। और किसी के अंदर अगर ये वाला वो एंटीजन नहीं पाया जा रहा तो उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव, आरएच नेगेटिव कह देंगे। जैसे कोविड के टाइम था कि आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव, उस समय नेगेटिव होना ज़्यादा अच्छा था, है ना। वही चीज़ इसमें है कि आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। इससे वो नहीं होता कि जब बी पॉजिटिव हो तो हमेशा पॉजिटिव रहता है ना। ये चीज़ है, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट? कल आना तो वो वाले टॉपिक रिवाइज करके आना। कौन सा? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद तो करना पड़ेगा, हो जाएगा याद, कोशिश करना। बस ये याद रखा करो कि हम याद नहीं कर पाए लेकिन हमें सामने वाला बगल वाला उसको याद हो रहा है। कैसे याद नहीं होगा, अपने आप याद होगा। हमने बोला ना कि कंपटीशन सिर्फ इस क्लास में अकेले नहीं है, लाखों बच्चे बैठते हैं और उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटीएंस होंगे। अब उनसे हम उनको डिफीट वो करना है, फाइट करना है, तो सबसे अच्छा वो होता है प्लेटफॉर्म सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जहां आपको बिना डिग्री के आप अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हो। ये चीज़ है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखा करो कि जब भी याद ना हो कि हमारे कंपटीशन में बैठ कौन रहा है, फिर ये सिंपल सी बात है, वो तो पहले क्रैक कर जाएगा, तो थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। हाँ ये हम बता सकते हैं याद नहीं हो रहा तो आप इस तरीके से याद करो, लेकिन याद करो। बोले कि दिन में कोशिश क्या करो कि 3 बार रिवाइज कर लो जो आज पढ़ा, उससे रिवाइज करना जो तुम्हारे खुद के सिनॉप्सिस है ना। ठीक है।